Welcome to the 3 days learning program on. Hello everyone. Can you all hear me? Yes. Okay. So I really thank you all for joining in and welcome to 3 days learning program on bank audit. Institute has provided us great opportunity to understand important provisions of bank audit. Special thanks to our chairman Akash Pragoti ji and our secretary Ankit Maheshwari ji for organizing this, and our coordinators Kuldeep Gupta ji, vice chairman, and Vijay Agarwal ji, treasurer, for being a part of it. Now I request our vice chairman Kuldeep Gupta ji for your welcome speech. Thank you so much, Ruchi ma'am. First of all, I would like to thank today's speaker, C. Akesh Vyas sir. कि जयपुर ब्रांच में जब भी कोई, मैं पिछले इतने सालों से देख पा रहा हूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है बैंक ऑडिट में, तो अकेश व्यास सर की हमेशा प्रेजेंस रहती है, और ये जयपुर के लिए सर इनका प्रेम है, और बड़ा अच्छा लगता है सर। जयपुर की जो लोग हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी है, इनको हर बार पसंद करते हैं। तो जब भी ये बैंक ऑडिट वर्कशॉप की जब बात हुई, तो जब मेंबर से डिस्कशन करें तो उन्होंने हमेशा यही होता है कि सर अकेश व्यास सर का तो होना ही चाहिए सर एक सेशन। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। Today's moderator Ruchi Gupta ji, past chairman C. Ankit Jain ji, and all the participants, thank you so much for joining this program. बैंक ऑडिट वैसे तो ये एक हमेशा ईयरली एक प्रोग्राम होता है जो हमेशा 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हर कोई ब्रांच ये प्रोग्राम करवाती है और उसमें मैक्सिमम, बट हमेशा ये होता है कि लास्ट मोमेंट में वो हो सकता है कि रिवीजन नहीं हो पाता, कुछ चीजें क्वेरीज होती है तो उनका इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता अपने को कि कोई अगर क्वेरी है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, कोई सजेशंस है, कोई नया लिटरेचर अगर अपने को टाइमली मिल जाए तो उसको हम पढ़ लें। तो जयपुर ब्रांच ने आपकी बार इनिशिएटिव करा कि वो एक जो ईयरली प्रोग्राम जो एक होता है वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक फरवरी मंथ में भी एक प्रोग्राम हम करें, जिससे एक बार ये मेंबर्स जो भी इंटरेस्टेड है उसको ज्वाइन करने के बाद में उनकी कुछ क्वेरीज है, क्योंकि कुछ लिटरेचर उनको यहाँ से मिलेगा, और वो सब चीजें अटेंड करने के बाद में वो कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं, कुछ नई क्वेरीज भी हैं, क्योंकि एलएफआर का फॉर्मेट भी लास्ट ईयर चेंज हुआ था, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बैंकिंग की तरफ से भी चेंज हुई है, और इन सब चीजों के लिए और अभी खुद का रिवीजन होगा, फिर बाद में अपनी ऑडिट टीम जो भी होगी उनका रिवीजन भी काम होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जयपुर ब्रांच ने ये 3 डेज वर्कशॉप का प्रोग्राम अरेंज किया है, और इसका मोटिव नॉलेज एनहांसमेंट तो है ही है, और दूसरा एक पर्पस ये भी था कि ये जो 28 फरवरी है ये सीपीआरस रिक्वायरमेंट जो कैलेंडर ईयर 21 की है उसके लास्ट डेट भी है, तो जिन मेंबर्स के सीपीआरस नहीं हुए थे उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 28 तारीख तक वो अपने सीपीआरस कंप्लीट कर ले, अदरवाइज कोई भी अननेसेसरी हर्डल्स उनके लिए नहीं रहे। तो ये कहते हुए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा रुचि मैम को कि आज उन्होंने सेशन मॉडरेट किया और जयपुर ब्रांच के लिए अपनी सेवाएं दी। थैंक यू सो मच। ओवर टू मैम। So now we have C. Akesh Vyas ji, our speaker of the day, and I would like to introduce Sir and give some background about him. Sir is a practicing chartered accountant based in Delhi. He qualified in 1986, and his major focus area of practice is bank audit, which includes bank branch audit, concurrent audit, stock audit, and forensic audit. He's a faculty of ICI for certificate course of concurrent audit of banks, and is also a regular speaker on various bank audit forums. The topic for today's discussion is loans, advances, and prudential norms. Advances constitute greatest amount in total assets of the bank's balance sheet, and therefore audit of advances becomes the most important component. It is therefore imperative for the statutory auditors to have a thorough knowledge of norms prescribed by RBI and prudential norms on income recognition, asset classification, and provisioning pertaining to advances. So now let us now welcome our speaker Akesh Vyas ji to take us through these important provisions. Thank you, Ruchi. What do you, sir? Thank you, Ruchi ji. Well said. And thank you all office bearers, Kuldeep ji, and a special thanks to Ankit ji also is also sitting here. Is my very close friend. And thank you all members who have joined here. आज का जो topic है वो definitely it's about bank audit and this thing, loans, advances, and prudential norms. This is the one which is supposed to, which we are supposed to discuss. So bank audit as such is very comprehensive. बड़े सारी चीजें हैं. मुझे एक special request करी थी ब्रांच ने कि थोड़ा सा एग्रीकल्चर लोन्स को भी कवर अप करना है, क्योंकि हमारे क्या है कि काफी ब्रांचेस काफी मेंबर्स को मिलेंगी जिसमें एग्रीकल्चर एडवांसेस होंगे. एंड लेट मी टेल यू कि एग्रीकल्चर एडवांसेस मुझे बड़े टफ लगते हैं. Most of the auditors face this problem while doing the
branch audit where the major focus area is agriculture, क्योंकि एग्रीकल्चर में नॉर्म्स हर चीज के काफी फर्क है। 2 साल पहले मुझे एक ऑफर मिला था इंस्टीट्यूट के जर्नल में लिखने का, और मेरे जो अनफॉर्चुनेटली टॉपिक था दैट वाज एग्रीकल्चर एडवांसेस। सो आई हैड टू स्टडी अ लॉट अबाउट दिस एग्रीकल्चर एडवांसेस, क्योंकि हम लोग सिटी बेस्ड हैं, काफी कुछ एग्रीकल्चर एडवांसेस के बारे में नहीं जानते। उसको पढ़ा देखा तो पता चला कि साहब ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर एडवांसेस में 90 डेज के नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं होते लाइक अदर केसेस। प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं, गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है एग्रीकल्चर एडवांसेस के ऊपर एज कंपेयर टू लाइक कंज्यूमर एडवांसेस और एमएसएमई और लार्ज एडवांसेस एज सच। लाइक रुचि मैडम हैज सेड, लोन्स एडवांसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज सच, क्योंकि लोन्स एडवांसेस में देखिए बैंक की एसेट्स क्या है, वो लोन्स एडवांसेस है, यहीं से बैंक की इनकम जनरेट होती है बिसाइड्स ट्रेजरी जो कि काफी कंट्रीब्यूट करती है बैंक की इनकम को। द मेजर फोकस जो मेजर अर्निंग एसेट है दैट इज लोन्स एडवांसेस। और अगर बैंक की क्वालिटी ऑफ एडवांसेस अच्छा है तो डेफिनेटली देयर प्रॉफिट्स विल बी हायर एज कंपेयर टू द बैंक्स वेयर द एनपीए नॉर्म्स एनपीए रेशियो इज क्वाइट हाई। अच्छे बैंक्स होंगे, उनके 2 चीज की बड़ी फंडामेंटल चीज आपको मिलेगी, एक तो उनकी क्वालिटी ऑफ एसेट्स दैट इज लोन्स एडवांसेस दैट वुड बी गुड, और एक जो डिपॉजिट्स है उसमें कासा का परसेंटेज काफी हाई होगा। दैट मींस करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जितना हाई होगा उतना जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो कम होगी बैंक, और जितने कम एनपीए होंगे उतनी यील्ड ऑन एडवांसेस ज्यादा होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस यही बैंक के प्रॉफिट को डिफाइन करता है। दिस इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जितना हाई होगा उतना बैंक का प्रॉफिट होगा। और एज एन ऑडिटर हमारे को लायबिलिटी साइड में तो थोड़ा सा क्योंकि कम देखना होता है, हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं लोन्स एडवांसेस पे। एज ए स्टेचुटरी ऑडिटर, स्टॉक ऑडिटर और एनी ऑडिटर एज सच, हमारा जो मेजर फोकस एरिया है वो लोन्स एडवांसेस का है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब ऑडिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है स्टेचुटरी ऑडिट में, जस्ट 3-4 डेज पर ब्रांच, उसी में इतना हाई तबाह मच जाता है, कई चीजें हम लोग ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन क्या है कि सारी चीजें जितना अगर आप ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा विद इन दिस पीरियड 3-4 डेज इन ए ब्रांच आप कर सकें, वो दैट विल बी गुड फॉर बैंक एज वेल एज फॉर अस। तो ये चीजें हैं जो हमें देखना है। अब कोई भी अकाउंट अगर खुलता है, देखिए सीबीएस के अंदर हर एक बैंक आज की डेट में सीबीएस पे है, अलग अलग पैकेजेस हैं, कहीं फिनेकल चल रहा है, कहीं बैंक्स चल रहा है, कहीं फ्लेक्स क्यूब चल रहा है। Normally 80% of the banks are using Finacle. Finacle में भी 2 है, Finacle 7, Finacle 10 like this. कोई भी बैंकिंग अगर कोई भी सीबीएस चल रहा है, उसमें जब भी अकाउंट खुलता है वो 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं उसकी, सेक्टर वाइज, सिक्योरिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज। एज फार एज थर्ड वन इज कंसर्न, परफॉर्मेंस वाइज, ये जो है प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से होता है, स्टैंडर्ड और एनपीए। बिकॉज हमारा जो है मेजर फोकस एरिया यही है स्टेचुटरी ऑडिट में कि हमको क्लासिफिकेशन देखना है कि क्या जो अकाउंट जो कि एनपीए है उसको बैंक ने स्टैंडर्ड दिखाया हुआ है। दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर एरिया। लेकिन अदर एरियाज जो है जैसे सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन और सिक्योरिटी वाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी जो एक्यूरेसी है उसको इम्पैक्ट करते हैं। अगर बैंक ने गलत सेक्टर में अकाउंट को खोला हुआ है, अगर सिक्योरिटी प्रॉपर फीड नहीं करी, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट उसके परफॉर्मेंस के जो है, जो एनपीए नॉर्म्स हैं और जो स्टैंडर्ड है उस पर भी आता है। क्योंकि आपको एक जब भी आप ऑडिट करते हैं तो आपको एक मास्टर शीट मिलती है, उसके अंदर जो है एडवांसेस का क्लासिफिकेशन होता है, एक डिटेल शीट होती है एडवांसेस की जिसमें उसको क्लासिफाई किया जाता है, और एक अल्टीमेटली जो है एक मास्टर समरी होती है जिसमें टोटल जो अमाउंट है वो उसको समराइज किया जाता है। तो हमें सारी चीजें देखनी है, स्पेशली इन केस ऑफ बिग लोन्स। सेक्टर वाइज में अगर हम कहेंगे तो 2 तरह के सेक्टर है हमारे पास, एक प्रायोरिटी सेक्टर है, एक नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है। प्रायोरिटी सेक्टर में 10 तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग। एक बार आप अपनी इस शीट को जरा देख लीजिएगा, जो भी ये एडवांसेस की शीट देते हैं, देखिए कि क्या ये क्लासिफिकेशन ठीक है या नहीं है। हो सकता है क्लासिफिकेशन गलत किया गया हो। आपने देखा कि एक हाउसिंग लोन है, सपोज उसको 75 लाख रुपीस दिया गया है और उसको प्रायोरिटी सेक्टर में दिखाया गया है, इमीडिएटली आपको ये एक पॉइंट मिल जाएगा कि कमोसी का, क्योंकि हाउसिंग लोन के अंदर इन्होंने उसको डिफाइन किया है कि अप टू 35 लाख रुपीस इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड अदर सेंटर्स 25 लाख्स, वही अकाउंट जो है प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा। अगर उसको उन्होंने गलती से जो है दिखा दिया है 75 लाख रुपीस के लोन्स को प्रायोरिटी सेक्टर में, तो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर एमओसी।
एग्रीकल्चर लोन्स हैं, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एजुकेशन लोन है अप टू 10 lakhs, दे विल बी क्लासिफाइड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट क्रेडिट्स होते हैं, तो हमें ये देखना है एक बार आप जब भी ऑडिट स्टार्ट करें, उनसे असेट्स जो पूरी एडवांसेस की शीट है उसको देखिए, एक सरसरी तरीके से उसको चेक कर लीजिए कि क्या ये क्लासिफिकेशंस प्रॉपर हैं। जो अकाउंट प्रायोरिटी सेक्टर में आना था वो प्रायोरिटी में, जो नॉन प्रायोरिटी में है उसको नॉन प्रायोरिटी में। अगर नहीं किया गया है देन डेफिनेटली आपकी एक एमओसी बनेगी इस केस में। एमओसी क्या है, आप लोग जानते होंगे जो भी ऑडिट कर रहे हैं, कि हमारे को 3 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें मिलती हैं। वन इज मेन ऑडिट रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, MOC मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस, एंड थर्ड वन इज LFAR व्हिच इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन, बड़ी डिटेल्ड होती है। MOC में हमको सजेस्ट करना है कि क्लासिफिकेशन कोई चेंज हो, कहीं पे प्रोविजनिंग कम करी गई हो, कहीं पे कोई और इम्पैक्ट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा हो, उसका हमको सजेस्ट करना है। MOC इसलिए दी जाती है क्योंकि एक बार बैंक के अंदर जब बुक्स क्लोज हो गई, डे एंड हो गया, जैसे 31 मार्च का हो गया है, और जब हम ऑडिट कर रहे हैं सपोज 2 या 3 तारीख को या 4 तारीख को, तो सिस्टम उसको बैक डेट में कोई भी एंट्री अलाउ नहीं करता है। इसलिए वो कहते हैं कि आप सजेस्ट कीजिए कि क्या आप जो है उसको चेंजेस कराना चाहते हैं। तो इस तरह से हमको देखना है। और अगर देखिए जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है कि सारे अकाउंट्स एग्रीकल्चर नहीं होते। हमें जब भी हम देख रहे हैं कि क्या एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं, तो उसको आरबीआई ने अपने मास्टर सर्कुलर 1 जुलाई 2015, इसको अपडेट किया गया है 1 अक्टूबर 2021 में। उसका एक एनेक्सर 2 है, उसके अंदर उन्होंने एक्टिविटीज कवर करी हैं कि ये एक्टिविटीज एग्रीकल्चर की हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। जैसे फार्म क्रेडिट है, क्रॉप लोन देते हैं, केसीसी लोन्स देते हैं, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी है उसके लिए देते हैं, दैट विल आल्सो बी कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर। या कुछ एंसिलरी एक्टिविटीज है लाइक लोन्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, MFI एटसेट्रा, ये 3 बेसिक एक्टिविटीज हैं जो कि एग्रीकल्चर में कवर होती हैं। अगर एक फार्मर है, उसने एफडी के अगेंस्ट लोन लिया डेफिनेटली, और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, वो भी एग्रीकल्चर होगा। अगर उसने गोल्ड लोन लिया है, वो भी फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस या फार्मर है, एग्रीकल्चर लोन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक लड़का सीए कर रहा है दिल्ली में या कहीं और जयपुर में, और उसने अप्लाई किया और कहा कि साहब मैं फार्मर हूं और मुझे एग्रीकल्चर लोन दिया जाए। नथिंग डूइंग, उसके लिए एक आपको दिखाना पड़ेगा कि ही इज एक्चुअली डूइंग द फार्मिंग, ही इज इन एग्रीकल्चर दिस थिंग एक्टिविटी। तो ये एग्रीकल्चर एडवांसेस है, आरबीआई ने क्लियर कट दे रखा है। और ये क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर का बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर को कुछ स्पेसिफिक मिले हैं बेनिफिट्स जो कि दूसरे को नहीं मिले हैं। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है इसके अंदर, उसके अलावा उसको कुछ कंसेशंस, कुछ इंटरेस्ट सबवेंशंस मिलते हैं। आई थिंक 2% फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, 3% फॉर मतलब 4-5% का इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है। दूसरे इसमें इंटरेस्ट जो लगता है वो हाफ ईयरली लगता है या एनुअल लगता है, बाकी लोन्स में इसमें जो है मंथली लगता है। दिस इज अनदर बेनिफिट। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दे हैव सेपरेट एनपीए क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। बाकी जगह जो है एनपीए के क्लासिफिकेशंस 90 डेज नॉर्म्स हैं। और भी बहुत तरह की चीजें हैं जो कमर्शियल लोन्स में है जो कि एनपीए को डिफाइन करती हैं, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर के अंदर कंप्लीटली डिफरेंट है। इनको जो है डिफरेंट से तरीके से जो है क्लासिफाई किया जाता है एग्रीकल्चर को। तो हमें ये देख रहा है कि साहब जो भी लोन है ब्रांच के अंदर, अगर आप एग्रीकल्चर ब्रांचेस कर रहे हैं, देखिए कि साहब वो एक्चुअल में एग्रीकल्चर लोन्स है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब मिसयूज हो रहा है। कई बार हमने देखा कि उन्होंने किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्सन को लोन दिया है और इमीडिएटली जो है उसको एफडीबी करा ली है ब्रांच के अंदर। अब उसको एग्रीकल्चर लोन तो मिला है सपोज 7% पे, फिर उसको जो है प्रॉम्प्ट पेमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको 3% की कॉस्टिंग पड़ रही है। उसी को अपने बिजनेस को इन्फ्लेट करने के लिए उन्होंने डिपॉजिट्स भी करा लिया इमीडिएटली। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू चेक अप विद इन अ शॉर्ट पीरियड एज सच। कमिंग टू द अनदर पार्ट दैट इज एमएसएमई। हम काफी उसको जो है डिस्कस किया हम लोगों ने कि एमएसएमई क्या है। इसकी डेफिनेशंस चेंज होती रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। पहले ऐसी चीज पे रहता था कि क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी एमएसएमई के अंदर कवर्ड है, क्योंकि लाइक एग्रीकल्चर एमएसएमई इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर जहाँ पे बैंकिंग के लोन्स का फोकस रहता है। पहले जो डेफिनेशन थी उसके अंदर एमएसएमई को जो है लिंक किया गया था प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और उसका सर्विसेज के ऊपर था, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर था। अब इन्होंने 1 जुलाई 2020 से चेंज किया है। इन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में, जो कि पहले भी थी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, और उसको इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज टर्नओवर, बोथ दोनों से लिंक किया गया है इसको।
अब अगर टर्नओवर सपोज 250 करोड़ है और 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये एमएसएमई के अंदर कवर्ड होगा। अब इसके अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं है, ट्रेडिंग जो है वो कवर्ड है इसके अंदर एज सच। तो दिस थिंग हैज बीन रिमूव, दिस थोड़ी सी जो एम्बिग्युइटी थी हमेशा। लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई का क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एमएसएमई को भी कुछ सेपरेट प्रोडेंशियल नॉर्म्स हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं जिसके अंदर इसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा तो अकाउंट को एनपीए नहीं किया जाएगा। कुछ कंसेशन है सर्विस चार्जेस के अंदर जो कि एमएसएमई को मिलते हैं। इसके अलावा एक अलग स्कीम है सीजीटी एमएससी की गवर्नमेंट की, उसके अंदर 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है विदाउट एनी कोलेटरल। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। मीडियम को नहीं मिलता है इसके अंदर, बट अगेन एमएसएमई सेक्टर को ही ये एक बेनिफिट है जो कि लार्ज सेक्टर को नहीं है। तो हमें ये थोड़ा सा देखना है। एज फार एज सर्विस चार्जेस आर कंसर्न, आई रिमेंबर वन केस की एक अकाउंट था जहाँ पे हम ऑडिट करते थे। उस अकाउंट को ब्रांच ने नॉन एमएसएमई बनाया था, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, क्योंकि एमएसएमई जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। अदर देन एमएसएमई वो उनके वहां नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में था। अच्छी लिमिट थी, ऊपर से हेड ऑफिस से सैंक्शन हुआ। सैंक्शन के अंदर ये लिखा था कि दिस इज ए नॉन प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस, 100 करोड़ की लिमिट थी। और उस ब्रांच के, उस बैंक के अंदर सर्विस चार्जेस के डिफरेंट पैरामीटर्स थे फॉर एमएसएमई एंड फॉर नॉन एमएसएमई। इन केस ऑफ एमएसएमई जो वहां पे प्रोसेसिंग चार्जेस लगते थे, दैट वाज मैक्सिमम 1,48,250। इन केस ऑफ नॉन एमएसएमई इट वाज 20 लाख रुपीस। डिफरेंस था करीब 18-19 लाख रुपए का। क्योंकि हेड ऑफिस सैंक्शन था, उसमें नॉन एमएसएमई था, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर था। सिस्टम में उन्होंने उसी कोड से उस अकाउंट को खोला, और सिस्टम के अंदर जब पैरामीटर्स डलते हैं तो वो हर साल प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं अपने आप। आजकल सब ऑटो चार्जिंग हो गया है सिस्टम के अंदर। उसको 3-4 साल से 20 लाख रुपीस लग रहा था। उसको किसी ने एडवाइस करी पार्टी ने कि तुम्हारा जो पार्टी को भी तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो बहुत कम है, तुम्हारी टर्नओवर भी 250 करोड़ के अंदर है, तो यू शुड बी क्लासिफाइड एज एमएसएमई। जब उन्होंने इस चीज को टेकअप किया हेड ऑफिस से, पता चला कि एक टाइपोग्राफिकल एरर थी जिसकी वजह से सैंक्शन में इट वाज क्लासिफाइड एज नॉन एमएसएमई। तो अल्टीमेटली उनको 18 लाख रुपीस का बेनिफिट मिला फॉर दैट ईयर, और आगे फ्यूचर में भी उनको अकॉर्डिंगली जो है। तो ये एक क्लासिफिकेशंस हैं जो कि थोड़ा सा बैंक के या पार्टी को इफेक्ट करते हैं। बट अगर क्लासिफिकेशन अदर वे अराउंड भी हो सकता है कि पार्टी को जो है, जो कि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में है, उसको प्रायोरिटी सेक्टर में डाल दिया, तो वो फिर एमएसएमई में डाल के सोचता है कि उसका जो है चार्जेस उसको जो है बेनिफिट मिल रहे हैं जो कि नहीं मिलने चाहिए। ऐसे भी केसेस देखे हैं। सो दिस आर समथिंग दैट वी हैव टू सी। कमिंग टू द अदर पार्ट, कभी भी कोई लोन खुलता है सिस्टम के अंदर तो उसका सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन होता है। या तो उसके अंदर सिक्योरिटी डलेगी अगर कोई सिक्योरिटी है, या नहीं डलेगी। अगर वो नहीं है उसमें कोई सिक्योरिटी, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अनसिक्योर्ड लोन। और अगर सिक्योरिटी है तो डेफिनेटली इट विल बी सिक्योर्ड, दो इट में बी पार्शियली सिक्योर्ड, नॉट फुली सिक्योर्ड। क्योंकि हो सकता है कि उसको सपोज 10 लाख रुपए दिए गए और सिक्योरिटी की वैल्यू उसकी कम है किसी वजह से, तो देन इट विल बी पार्टली सिक्योर्ड एंड पार्टली अनसिक्योर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपको ये भी देखना है इस पीरियड के अंदर, विद इन ए शॉर्ट पीरियड, स्पेशली इन केस ऑफ बिग लोन्स एंड स्पेशली इन केस ऑफ एनपीएस, कि जो सिक्योरिटी वैल्यू सिस्टम में फीड की गई है वो प्रॉपर है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि सिक्योरिटी कितने तरह की होती है। सिक्योरिटी 2 तरह की है, वन इज प्राइमरी सिक्योरिटी, अनदर इज कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी वो है जिसके अगेंस्ट लोन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक लोन होता है कैश क्रेडिट, जिसके अंदर जो प्राइमरी सिक्योरिटी है वो है स्टॉक्स एंड बुक डेट्स। उसके अगेंस्ट उसके ऐसे बैकअप कोई सिक्योरिटी अगर रखी गई हो, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, दिस विल बी द कोलेटरल सिक्योरिटी। और बैंकिंग के अंदर कोलेटरल सिक्योरिटी का जितना कवरेज हाई होगा उतना बैंक के सेफ्टी ज्यादा है। क्योंकि नॉर्मली ये प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब अकाउंट एनपीए हो जाता है और बैंक्स रियलाइजेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसमें रियलाइजेबिलिटी बहुत कम होती है। इट्स ओनली द कोलेटरल सिक्योरिटी व्हिच कवर्स अप द रिस्क ऑफ द बैंक एज सच। अब इन दोनों के प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी के वैल्यू को हम जब ऐड कर लेते हैं, फिर हमें देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग कितनी है। अगर सिक्योरिटी के वैल्यू आउटस्टैंडिंग से ज्यादा है, देन डेफिनेटली इट विल बी अ फुली सिक्योर्ड एडवांस। और अगर उसकी कम है तो इट विल बी टू द एक्सटेंट, जितनी कम है उतना अनसिक्योर्ड होगा, और जितनी कवर्ड है दैट विल बी सिक्योर्ड।
लेकिन इसमें अब सिक्योर्ड के और अनसिक्योर्ड की परिभाषा भी अलग अलग है। देखिए आरबीआई ने आपने इसमें थोड़ा सा इसको क्लियर किया है मास्टर सर्कुलर में 1 जुलाई 2015 के लेक्चर 5 है। वो ये कहते हैं कि लाइक if it will be considered as fully secured if bank dues are fully covered by value of security like I said told you। लेकिन कुछ दूसरी कंडीशन ये है कि ये टेंजिबल सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनटेंजिबल सिक्योरिटी इज नॉट अलाउड, लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इनकी कोई वैल्यू नहीं है एज फार एज सिक्योरिटी द बैंक सेक्टर इज कंसर्न। उनकी सिक्योरिटी को नहीं लेना है। अगर कोई लोन सपोज इस टाइप की इंटेंजिबल सिक्योरिटी से कवर्ड है तो वो पार्ट ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगा। अगर वो किसी की गारंटी से कवर्ड है तो वो गारंटी को भी एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर कंसिडरिंग द सिक्योरिटी इन द अकाउंट। लेकिन दो तरह की अगर गारंटीज है तो वो पार्ट ऑफ टेंजिबल सिक्योरिटी मानी जाती हैं और उनको जो है सिक्योरिटी के लिए जो है कंसिडर किया जाता है। दैट इज वन इज गारंटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेकंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी। तो ये कंडीशंस हैं जो कि सिक्योरिटी को डिफाइन करती हैं। अब सिक्योरिटी का हम देखते हैं अकाउंट एनपीए है। अब एनपीए अकाउंट है तो उसके अंदर हमें जो है वैल्यूएशन क्या डाली है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सिक्योरिटी अगर एज फार एज अकाउंट विच इज स्टैंडर्ड, अगर वो स्टैंडर्ड है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर से ठीक है अनसिक्योर्ड में चला जाएगा या सिक्योर्ड में चला जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट एनपीए हो गया तो उसके अंदर जो प्रोविजनिंग होती है अनसिक्योर्ड पोर्शन पे वो ज्यादा होती है। अगर अकाउंट सब स्टैंडर्ड है तो सिक्योर्ड पोर्शन पे 15%, अनसिक्योर्ड पे 25% है। अगर वो अकाउंट एक साल स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड रहने के बाद डाउटफुल में स्लिप कर जाता है तो जितना अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पर 100% प्रोविजनिंग होती है, उसके ऊपर फिर वो प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एज एन ऑडिटर हमको ये चीज देखनी है कि क्या एक्चुअल में कोई सिक्योरिटी है। लास्ट ईयर हम लोग ऑडिट कर रहे थे जहाँ पे वहाँ करीब 2.5-3 करोड़ रुपए का हमें ऐसे ही मिला कि जहाँ पे जो है उन्होंने सिक्योरिटी जो है डाउटफुल असेट्स के अंदर दिखा रखी थी। दे हैड फाइनेंस सर्टेन फ्लैट्स व्हिच वर अंडर कंस्ट्रक्शन बाय द बिल्डर। बिल्डर जो है जेल में था, उसने डिफॉल्ट किया था, फ्रॉड्स किए थे, प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से रुका हुआ था और बैंक उसको जो है जो उन्होंने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के अंदर दिखा रखा था जो उन्होंने बैंक में फाइनेंस किया हुआ था उतने पोर्शन को वो लोग सिक्योर्ड में दिखा रहे थे जबकि उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब बिल्डर प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर रहा, एनसीएलटी में केसेस चल रहे हैं, आगे कोई उम्मीद नहीं है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, बैंक के पास कोई टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं है, कोई रिलायजेबल वैल्यू नहीं है। तो एज सच दीज हैड टू बी क्लासिफाइड एज अनसिक्योर्ड और उसके ऊपर 100% प्रोविजन था। तो डेफिनेटली 2.5-3 करोड़ का उसमें जो है एमओसी डाला था। हमें ये देखना है कि जो भी अकाउंट एनपीए है उसमें सिक्योरिटी क्या डाली गई है। कई बार ये होता है कि देखिए स्टॉक ऑडिट जो करंट एसेट्स है उसकी वैल्यूएशन स्टॉक ऑडिटर करता है। स्टॉक ऑडिटर बड़े अकाउंट्स के अंदर जो है हर साल बैंक के नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से स्टॉक ऑडिट जो है ऑडिटर वैल्यूएशन करता है। बड़े अकाउंट्स का आप स्टॉक ऑडिट रिलेटेड स्टॉक ऑडिट देखिए, क्या उसने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, क्या वहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी है। आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है स्टॉक ऑडिट की, उसने ये डिस्क्रिप्शन छोड़ दिया है बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। एज पर क्रेडिट पॉलिसी वो चेंज हो सकती है, कहीं 1 करोड़ रुपए लिमिट है, कहीं 5 है, कहीं 10 भी हो सकती है, डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। लेकिन आरबीआई ने ये कहा है अपने मास्टर सर्कुलर में कि कोई भी अकाउंट अगर वो एनपीए हो जाता है और 5 करोड़ से ऊपर उसकी आउटस्टैंडिंग है तो एनपीए उस अकाउंट का स्टॉक ऑडिट कंपलसरी है। कई बार बैंक उसको कंटेंट करते हैं स्टॉक ऑडिट के टाइम में कि साहब ये तो अकाउंट एनपीए है, इसका स्टॉक ऑडिट नहीं होगा। इट डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि आरबीआई ने ये मैंडेटरी करा हुआ है कि जो भी अकाउंट जिसमें एक्सपोजर 5 करोड़ एंड अबव है उसकी एनुअल इंटरवल पे स्टॉक ऑडिट होगी और जो वैल्यूएशन स्टॉक ऑडिटर ने निकाली है वही जो है बैंक को उसमें लेगा अपना। तो ये पार्ट हमारा है। और दूसरा वैल्यूएशन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज का होता है। अगर अकाउंट एनपीए वंस इन 3 इयर्स नॉर्मली जो है वैल्यूएशन कराते हैं वैल्यूअर से। कई बैंक्स ने ऐसा कर रखा है अपने सिस्टम के अंदर कि अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट मोर देन 3 इयर्स है तो वो उसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट पॉलिसी। और ये भी डिफर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन। नॉर्मली हाउसिंग लोन के केसेस में 3 इयर्स का वैल्यूएशन नहीं कराया जाता है, लैब के केसेस में जरूर कराते हैं लोग अगर उस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। सीसी अकाउंट में अगर लगा हुआ है या किसी और लोन में जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली आफ्टर 3 एज पर द बैंक पॉलिसी 3 इयर्स के अंदर उसका वैल्यूएशन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर अकाउंट एनपीए है तो ऐसे केस में आरबीआई ने कहा है कि उसका वैल्यूएशन
As on the date of the balance sheet, it should not be more than 3 years. तो ये आपको देखना है साहब, ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हमारे को करना है, ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, दो तरह के चार्जेस हैं जो कि आज की डेट में बैंक के लिए बहुत जरूरी है एज एन ऑडिटर, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वन इज आरओसी एंड अनदर इज सरसाई। आरओसी के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस होता है wherever any security has been hypothecated or mortgaged or pledged by any company for any loan taken by either that company or any other person। जहां भी कंपनी का असेट्स को चार्ज किया गया है बैंक के फेवर में, वहां आरओसी का चार्ज मैंडेटरी है। यहां तक कि अगर वो उसने प्लेज किया है एफडीआर को, तो theoretically speaking, though it is not practically done by most of the banks, theoretically speaking उस एफडीआर का भी आरओसी में चार्ज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि सेक्शन 77 क्लियर कहता है कि ऑल असेट्स वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड, कोई भी असेट्स अगर किसी भी बैंक की चार्ज की गई है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में, तो उसका चार्ज मैंडेटरी है। तो एक ये चीज है। इसके अलावा कई बार हम लोग देखते हैं कि जब किसी कंपनी को फाइनेंस किया जाता है कार लोन, तो कई बार बैंक कहते हैं कि साहब इसका चार्ज रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि अब ये चेंज हो गया है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर गेटिंग इट डन, लेकिन पहले यही कंसेप्ट था कि आरओसी में चार्ज कंपलसरी नहीं, क्योंकि उसकी आरसी जो है उसमें बैंक का क्लॉज है, लेकिन इट्स नथिंग, इट्स नॉट करेक्ट। इवन इन केस ऑफ कार लोन दैट हैज टू बी डन। तीसरी एक थोड़ा सा कंडीशन ये आता है, डिस्प्यूट्स होते हैं कि अगर किसी कंपनी ने गारंटी दी है किसी और कंपनी की या किसी इंडिविजुअल की या किसी और एंटिटी की, उसमें उसने कोई असेट्स अपने चार्ज नहीं किए हैं उसके फेवर में, क्या ऐसे, इट्स ए क्लीन गारंटी, क्या ऐसे केस में उसकी भी करंट, उसका गारंटी का आरओसी में चार्ज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? टू बी ऑन द प्रैक्टिकल साइड इट इज ऑलवेज डिजायरेबल, क्योंकि अगर आप आरओसी में चार्ज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो कोई पब्लिक, कोई भी आदमी उस कंपनी से डील कर रहा है, उसे पता होगा कि इसने पहले से एक गारंटी दे रखी है जो कि उसकी नेटवर्थ को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन लीगली स्पीकिंग हम उसको एज एन ऑडिटर ये फोर्स नहीं कर सकते, उनको ये नहीं कह सकते कि साहब इसका चार्ज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये केस लॉ एसटी पाटिल वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का हो चुका है, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि किसी कंपनी ने अगर गारंटी दी है, कोई असेट्स चार्ज नहीं है उसके, तो आरओसी का चार्ज ऐसे केस में कंपलसरी नहीं है। चौथी चीज एक आती है कि क्या अगर चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उस केस में हम उस लोन को क्या ट्रीट करेंगे? क्या उसको हम सिक्योर्ड मानेंगे या उसको अनसिक्योर्ड मानेंगे? अकाउंट हो गया एनपीए, उसके है किसी कंपनी को बैंक ने लोन दे रखा है, लोन देने के बाद आरओसी का चार्ज नहीं फाइल हुआ, आप लोगों को पता ही है 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, आफ्टर दैट देयर इज पेनल्टी फॉर फर्दर 30 डेज। चार्ज होना, रजिस्टर्ड होना रह गया। ऐसे केस में हम क्या उसको सिक्योर्ड मानेंगे, अनसिक्योर्ड मानेंगे? अगर वो कंपनी गोइंग कंसर्न है, कंपनी का केस एनसीएलटी में नहीं गया, लिक्विडेशन में नहीं गया, सो लॉन्ग एज इट इज रनिंग दो इट्स एनपी अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एज सिक्योर्ड, क्योंकि हमारे पास आरओसी में चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उसकी असेट्स तो हमारे फेवर में है। लेकिन अगर कंपनी एनसीएलटी में गई आईबीसी के अंडर, उसका लिक्विडेशन हो गया, तो ऐसे केस में वो बैंक जिसका आरओसी में चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वो अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। और बैंक के अंदर, आईबीसी के अंदर जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है, उसमें उसका जो स्टेज जो जहाँ पे आएगा वो फोर्थ पे हो जाएगी। फर्स्ट तो आईपी कॉस्ट पे जाएगी, सेकंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जाएगी, थर्ड जो है एम्प्लॉयज की जो है 24 मंथ ड्यूज है, फोर्थ इट विल बी अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर। सो बाय दैट टाइम एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बैंक इज नॉट लाइकली टू गेट एनीथिंग। तो ये आरओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से इक्वली इंपॉर्टेंट है सरसाई, क्योंकि आरओसी तो सिर्फ कंपनीज को कंसर्न करता है, सरसाई इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर्स। सरसाई एक सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट एक कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग है, बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है, और 31 मार्च 2011 से ये इफेक्टिव है। पहले ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए था, कि अगर बैंक ने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को के अगेंस्ट जो है फाइनेंस किया है, जब इक्विटेबल मॉर्गेज किया उसका, तो उसका रजिस्ट्रेशन उस साइट के ऊपर जो कि बैंक अपने
डिजिटल सिग्नेचर से उसको करता है, एक्सेस करता है, साइन करता है और उसको रजिस्टर्ड करता है। और उसके अंदर दो तरह के सिक्योरिटी आईडीज निकलते हैं, वन इज सिक्योरिटी आईडी एंड अदर इज असेट आईडी। जब दोनों चीजें निकल जाती हैं दैट मींस कि ये यहाँ पे सरसाई रजिस्ट्रेशन हो गया है। पहले खाली इमोबल प्रॉपर्टी पे था, देन 27 दिसंबर, फिर उसके बाद 16 में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया जून 16 में, जिसको बाद में आरबीआई ने 2018 में बैंक्स को एडवाइस किया कि आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू करें। इसमें मूवेबल एसेट्स भी, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, और वो प्रोजेक्ट्स जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसको बैंक ने फाइनेंस किया है, जैसे कोई भी बिल्डर का प्रोजेक्ट है जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बैंक्स ने उसके जो है बायर्स को फाइनेंस किया है, ऐसे में भी बैंक को अपना इंटरेस्ट सरसाई में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और अगर नहीं करते देन देयर हैव बीन ग्रेव इंप्लीकेशंस as amended on 24 जनवरी 2020 अंडर सरफेसी एक्ट। एनपीए की रिकवरी का एक बहुत अच्छा तरीका जो बहुत यूजफुल है, जिससे बैंक के रिकवरी के लिए प्रोसीडिंग्स शुरू करते हैं, वो है एक सरफेसी। कोई भी अकाउंट जो कि एनपीए जिसका 1 लाख रुपए से ऊपर का ड्यूज है, अगर उसको जो है रिकवर करना है तो बैंक उसको एक नोटिस देता है 60 दिन की 13(2) के अंदर, और फिर उसके बाद अगर वो नहीं पेमेंट करता तो अंडर 13(4) वो उसके जितने एसेट्स है उसको जो है उसको अपने उसमें लेता है चार्ज में और उसको सेल ऑफ करता है। लेकिन अगर उस किसी भी एसेट्स को जिसको बैंक ने फाइनेंस किया है, अगर उस बैंक ने उसमें सरसाई में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो उसके अगेंस्ट उसमें सरफेसी में कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट कर सकता। दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 24 जनवरी 2020। बिसाइड्स, अगर किसी और बैंक ने फाइनेंस किया है फर्दर उस बोरोवर को ऑन द सेम एसेट्स, तो उसका चार्ज पहले होगा और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो उस बैंक को पैसा मिलेगा जिसने सरसाई में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो एज एन ऑडिटर दीज टू थिंग्स आरओसी एंड सरसाई आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये हमको देखना है साहब, अगर नहीं है तो। अब देखिए सिक्योरिटी की वैल्यू जब हम कहते हैं, हम वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन एनपीए क्लासिफिकेशन और ऑल दैट, लेकिन अगर आपके पास बड़े लोन्स हैं, जैसे अभी आपने देखा इतना बड़ा फ्रॉड हो गया यहाँ पे 22,000 करोड़ का एबीजी शिपयार्ड का, जब भी इस तरह के कोई बम फटता है तो सबसे पहले ऑडिटर्स के ऊपर उसकी जो है गाज गिरती है, वेदर दे आर कॉन्करेंट ऑडिटर्स और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, एनीबॉडी एल्स। कंप्लायंसेस पार्ट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि ऑडिटर्स ने क्या देखा, एंड now even statutory auditors are not exempted, because in such cases the investigating agencies always call the statutory and all those auditors who have been involved. तो हमें केयरफुल रहना है, स्पेशली इन केस ऑफ बिग ब्रांचेस, कॉर्पोरेट ब्रांचेस। अब देखिए जब हम केस स्टडी एक है किंगफिशर की, कभी ये अकाउंट बहुत अच्छा होता था, 18-20 बैंक्स ने इसको फाइनेंस किया था, देन उन्होंने डिफॉल्ट किया, केस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास किया, उन्होंने देखा कि साहब ये इसमें क्या हुआ है, तो पता चला कि जो मेन सिक्योरिटी थी दैट वाज द ब्रांड वैल्यूएशन ऑफ किंगफिशर 3,406 करोड़ 2010 में ग्रैंड थॉर्टन ने दिया था। लेकिन उनकी रिपोर्ट में एक लाइन थी जिसको बैंकर्स ने ओवरलुक किया। ग्रैंड थॉर्टन ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी तो क्लियर कट उसमें ये लिखा था कि दिस वैल्यूएशन इज ओनली फॉर इंटरनल पर्पसेस एंड नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। उस पर भी आपने बैंकर्स ने उसको ओवरलुक किया। बैंकर्स ने आरबीआई की गाइडलाइंस को ओवरलुक किया जो कहता है कि टेंजिबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंटेंजिबल नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने फर्दर फाइनेंस किया, आखिर में आईडीबीआई ने 950 करोड़ दिए। उसके बाद की कहानी तो आप लोगों को पता ही है कि साहब क्या क्या नहीं हुआ है इस केस में, बट दैट वाज द फर्स्ट बिग फाइनेंशियल बैंकिंग स्कैम जहां पे ये पता चला कि साहब कई जगह जो है सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो एज सच बिसाइड्स एनपीए नॉर्म्स, क्योंकि ये प्री रिलीज प्रोसेस है सिक्योरिटी क्रिएशन, हमें ये देखना है स्पेशली इन केस ऑफ बिग लोन्स, जहां पे सपोज आपके पीरियड आपको एक बड़ी ब्रांच मिली जहां पे आपके इस पीरियड में जहां पे फाइनेंस, जहां पे आप ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर, आप देखिए लिस्ट मंगाइए, देखिए कौन कौन से लोन्स हैं, कहीं पे ऐसे कोई नॉर्म्स तो वायलेट नहीं हुए हैं जो कि बाद में आपको जो है परेशान करे। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ कमिंग टू द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स। कोई भी लोन होता है हमेशा वो शुरुआत में जब भी खुलेगा वो स्टैंडर्ड होगा, कभी भी वो एनपीए नहीं हो सकता। कोई भी बैंक किसी भी एनपीए लोन को फाइनेंस नहीं कर सकता। दिस इज एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट, दीज आर स्ट्रिक्ट रूल्स। तो हमेशा पहले जो है स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड में भी दो कैटेगरीज आजकल करी गई हैं, वन इज स्टैंडर्ड रेगुलर एंड अदर इज स्टैंडर्ड इररेगुलर, दैट इज एसएमए, स्पेशल मेंशन। उसका पर्पस यही है कि कोई भी अकाउंट जो कि आज ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन सब
एनपीए में ना चला जाए। उसकी कुछ और स्टेजेस बताए ताकि बैंक उसका करेक्टिव एक्शन ले सके। तो उन्होंने उसको 3 कैटेगरीज में बनाया है। अब आपको एलएफआर के अंदर ये इस बार लास्ट ईयर जो चेंज किया गया था उसमें कहा गया था कि आप बताएं कि ये एसएमए की कैटेगरीज ठीक की गई है नहीं की है ये तरह बैंक से। एसएमए 0 जहाँ पे ओवरड्यू 30 डेज है, एसएमए 1 जहाँ पे 31 से 60 डेज है ओवरड्यू, और जहाँ पे 61 से 90 डेज ओवरड्यू है दैट विल बी एसएमए 2। एसएमए 2 अकाउंट्स दे आर मोस्ट प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि उसके बाद फिर बैंक के पास बहुत कम टाइम मिलता है करेक्टिव एक्शन लेने का। तो हमें ये देखना है कि ये क्लासिफिकेशंस बैंकिंग के सिस्टम में प्रॉपर है नहीं, और अगर 90 डेज से ऊपर हो गया तो वो साहब एनपीए की क्लासिफिकेशंस में एनपीए हो जाएगा। एनपीए फर्स्ट ईयर तो सब स्टैंडर्ड रहता है 1 साल तक, फिर भी अगर ये अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर वो डाउटफुल में चला जाएगा। डाउटफुल में 3 कैटेगरीज होती है, D1, D2 एंड D3। D1 जब फर्स्ट ईयर का जो है डाउटफुल होता है तो दैट विल बी D1। 1 से 3 साल तक जो है वो D2 में रहता है, और ओवर 3 इयर्स वो D3 में चला जाता है। ये सारे क्लासिफिकेशंस उसको जो है प्रोविजनिंग को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी कोई अकाउंट एनपीए होता है 2-3 चीजें इफेक्ट होती हैं बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को स्ट्रेट अवे। फर्स्ट, जितना आपका इंटरेस्ट अनरियलाइज्ड है, आपने अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है लेकिन पार्टी ने पैसा नहीं दिया और अकाउंट एनपीए में स्लिप हो गया, तो पहला जो चीज है कि जितने भी इंटरेस्ट है, जितने भी अदर कमीशन एंड चार्जेस हैं जो कि रियलाइज नहीं हुए, जो कि सिस्टम हमें अपने आप ही बताएगा, वो सारे के सारे रिवर्स करने होते हैं। पार्टी को क्रेडिट करेंगे आप, या पार्टी को क्रेडिट भी ना करें, आपको इंटरेस्ट को डेबिट जरूर करना है। मतलब इंटरेस्ट जितना अनरियलाइज है वो इंटरेस्ट डेबिट होगा। दूसरे, आप उसको जो क्रेडिट करेंगे वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी पर डिपेंड करता है। कुछ बैंक्स जो है उसको उसके पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, कुछ उसको इंटरेस्ट सस्पेंस में ले जाते हैं जो कि एक लायबिलिटी हो जाता है। तो ये क्या है कि पहला तो इफेक्ट क्या आता है कि सारा के सारा इंटरेस्ट जो कि अनरियलाइज है वो बैंक को हटाना पड़ता है अपनी इनकम में से। सेकंड, जब तक वो अकाउंट अपग्रेड नहीं हो जाएगा फ्रॉम सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल टू स्टैंडर्ड, तब तक वो अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। मतलब इंटरेस्ट आप डेबिट कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन आप उसकी इनकम को बुक नहीं कर सकते, आप उसके इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते अपने बैंक के। आपको वो इंटरेस्ट आपको कहीं सेपरेट पार करना पड़ेगा, लाइक इंटरेस्ट सस्पेंस जो कि आपकी लायबिलिटी का पार्ट होगा। जब तक आप उसकी इनकम को नहीं पार कर सकते। और तीसरा जो इफेक्ट आता है जब भी अकाउंट एनपीए होता है, आपको प्रोविजनिंग करनी होती है। प्रोविजनिंग भी कैसे करनी होती है, आपको अपने इनकम को डेबिट करना होता है और प्रोविजन को क्रेडिट करना होता है। तो ये इल इफेक्ट्स हैं जो कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को स्ट्रेट अवे इफेक्ट करते हैं। एंड दैट्स व्हाई you get more respect and more cooperation from the bank when you're doing the statutory audit as compared to any other one. आप concurrent में करते हैं, आपको इतना नहीं मिलता है रिगार्ड या cooperation, क्योंकि बैंक को पता है कि आप statutory auditor है जिनको ये पावर है कि वो अकाउंट को एनपीए कर सकते हैं, जो कि उन्होंने हो सकता है हाइड किया थ्रू डिफरेंट मीन्स एंड मेथड्स। तो ये एक आपके लिए बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, बट वी हैव टू यूज इट जुडिशियसली। हमें अच्छे अकाउंट को जबरदस्ती एनपीए नहीं करना, और कोई एनपीए अकाउंट है जिसको बैंक ने स्टैंडर्ड दिखा रखा है उसको छोड़ना नहीं है। दिस शुड बी योर प्रिंसिपल एज सच। यहाँ पे एनपीए की जब बात आती है तो देखिए आयरेक नॉर्म्स है आरबीआई के, 1 जुलाई 2015 को इन्होंने मास्टर सर्कुलर इशू किया था, जिसको अपग्रेड किया है इन्होंने 1 अक्टूबर 2021 में। ये थोड़ा करेक्शन मुझे करना है, 1 अक्टूबर 2015 नहीं है। आप ऑडिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको स्टडी करें। दूसरा एक की पॉइंट ये है कि एक अकाउंट अगर किसी बोरोवर का होता है, सारे अकाउंट एनपीए होंगे एक्सेप्ट एक दो उसमें एग्जेम्पशंस हैं, सारे अकाउंट उसके एनपीए होंगे। एंड दैट्स व्हाई जो सीबीएस है उसके अंदर जो ये सिस्टम है वो एक सिंगल कस्टमर आईडी है फॉर ए सिंगल बोरोवर। उसके जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे उससे लिंक होंगे। आपने एक अकाउंट खोला, आपने अपना सेविंग अकाउंट खोला, आपने कार लोन ली, आपकी एफडीआर भी है उस बैंक के अंदर, हो सकता है आपके 4 बैंक्स के अंदर 4 अलग अलग ब्रांचेस में हो, लेकिन एक कस्टमर आईडी वो एक यूनिक होगी आपकी, ताकि आपका एक तो टीडीएस सही कट सके। पहले टीडीएस ब्रांच वाइज होता था, आज टीडीएस जो है पूरे बैंक वाइज है। तो वो एक कस्टमर आईडी से जो है वो बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, देखेगा अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम इतनी है जो कि एक्सीड कर रही है थ्रेशोल्ड को, टीडीएस काटेगा, और वो उसी से आपके अकाउंट्स को, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई अकाउंट एनपीए होता है, सारे अकाउंट्स को वो एनपीए करेगा।
तीसरी कंडीशन है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डाउनग्रेड एंड अपग्रेड, एक साल में कितनी बार भी अपग्रेड डाउनग्रेड हो सकता है एज पर द नॉर्म्स। चौथा है कि अपग्रेडेशन एनपीए सब क्लासिफिकेशन में नहीं हो सकता। कोई अकाउंट डाउटफुल है तो ये नहीं कि उसका थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो उसको सब स्टैंडर्ड मिलेगा, या तो वो एनपीए रहेगा या फिर वो स्टैंडर्ड होगा। पांचवा ये है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने किसी ने अकाउंट को गारंटी दे रखी है वो अकाउंट एनपीए नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इट कुड बी एयर इंडिया, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी, हो सकता है वहाँ पे वो काफी ओवरड्यूज थे, काफी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो अकाउंट एनपीए नहीं हुआ होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी दी हुई है। लेकिन उसमें इंटरेस्ट का क्लास जो नॉर्म्स है वो वही सेम है जो कि अदर्स के लिए है। इंटरेस्ट विल नॉट बी बुक्ड इन दिस अकाउंट्स, और ये प्रिविलेज स्टेट गवर्नमेंट की गारंटीज को नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। फिर ये है कि अगर एक एक्सेप्शन है जहां पे हम कह रहे हैं कि एक अकाउंट एनपीए हुआ तो सारे में, लेकिन अगर कोई अकाउंट ऐसा है जहां पे एफडीआर या केवीपी, एलआईसी, एनएससी ये चीजें हैं और उनकी जो एक्रूड वैल्यू है, वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, वो आउटस्टैंडिंग से ज्यादा है, तो वो अकाउंट एनपीए नहीं होगा। उसके बाकी अकाउंट्स एनपीए हो जाएंगे लेकिन वो अकाउंट एनपीए नहीं होगा। और एक है रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि आपको इस बार बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसका बहुत मिसयूज होता है। 1 अप्रैल 2015 से कहा गया है आरबीआई के सर्कुलर में कि कोई भी अकाउंट अगर वो रिस्ट्रक्चर होता है, अगर वो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं किया गया, जो कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं, तो अकाउंट को एनपीए करना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे केसेस में। अब हम जब रिस्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए अभी एक केस आया है एबीजी शिपयार्ड का। 2013 में अकाउंट एनपीए बना, फिर उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई, फिर रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद वो फिर एनपीए बना है विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 जो कि पहला था, और अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर किया गया। 22,000 करोड़ का करीब का या उससे थोड़ा सा ऊपर है जो कि फ्रॉड हुआ है अभी। ये रिस्ट्रक्चरिंग हमको इस बार बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि इस बार जो है ब्लैंकेट रिस्ट्रक्चरिंग भी है बैंक्स के अंदर। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है, पहले तो हमको ये समझना है। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब हमने उसका कुछ ऐसे बेनिफिट दिए जो कि उसको अदरवाइज नॉट अवेलेबल, विच वर नॉट अवेलेबल, लाइक उसका रिपेमेंट पीरियड इंक्रीज कर दिया बैंक ने, या उसको इंटरेस्ट रेट में कंसेशन दे दिया, और अकाउंट अंडर स्ट्रेस है। देखिए अगर अकाउंट ठीक ठाक चल रहा है और कोई कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट में देता है, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि वो अकाउंट में उन्होंने कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिया जो कि वो हो सकता है वो पार्टी ने कहा हो कि साहब मुझे कहीं और जगह अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, बैंक ने देखा बहुत पुराना कस्टमर है, उसको कंसेशन दिया है, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिस्ट्रक्चरिंग। लेकिन अकाउंट सपोज खराब चल रहा है, इट कुड स्लिप इनटू एनपीओ एनीथिंग लाइक दैट, और फिर आपने ये बेनिफिट्स दिए, दिस विल अमाउंट टू रिस्ट्रक्चरिंग। अब इस समय क्या हो रहा है कि साहब एक ब्लैंकेट बिल्कुल ब्लाइंडली रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है अकाउंट्स की। जो भी थोड़े से स्ट्रेस में थे बैंक्स उसको रिस्ट्रक्चर करके उसको पीरियड बढ़ा रहे हैं। देयर आर सर्टेन सर्कुलर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, लेकिन पॉसिबली वो शायद नहीं हो रही है इस समय। वो हमें ध्यान रखना है क्योंकि अगर रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया और अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया गया है, definitely that account has to be classified as NPA. I share you one case where I am doing the concurrent audit of another bank, जहां पे करीब अकाउंट का टोटल एक्सपोजर जो आउटस्टैंडिंग है इट्स मोर देन 5 करोड़ रुपीस। अकाउंट हम लोग 2 साल से देख रहे हैं, 1-2 साल से, कि वो अंडर स्ट्रेस है। अपनी फाइनेंशियल्स को अच्छा दिखाने के लिए वो पार्टी जो है जो इंटरेस्ट बैंक को दे रही है और जो डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे वो पीएनएल में चार्ज नहीं कर रही, उसको कैपिटलाइज कर रही है फॉर सम reason just to show the picture financial position better। और उनसे पूछा गया कि कोई आपने नया प्रोजेक्ट बनाया है या कोई अलग प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आप फाइनेंस सारा कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं है। दे सिंपली डूइंग फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस टू शो ए वेरी हेल्दी पोजीशन, जो कि ऐसा नहीं है। ये वार्निंग सिग्नल से जो कि बैलेंस शीट बता रही है। अब अकाउंट को अंडर स्ट्रेस है, उसको गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है अभी पीछे, जीईसीएल जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है। कोविड के अंदर ये दिया गया है और इसमें गवर्नमेंट की गारंटी है, एक सेपरेट ट्रस्ट है जो कि उसको गारंटी करता है कि आप इसको दे दीजिए एज पर द नॉर्म्स। बेसिक कंडीशन ये है कि अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए। तो अप टू 30% एमएसएमई, 30% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी 2020 या 31 मार्च 2021 विच एवर इज हायर, उसका 30% तक बैंक दे सकता है। और उसमें कोई भी आपको बहुत ज्यादा इंड्यूस नहीं देखना, सिंपली एक डिक्लेरेशन बैंक ले रहा है कि दिस विल बी यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस।
गवर्नमेंट की गारंटी है और बैंक्स जो है उसको लोन दे रहे हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि ये जो है पैसा इन लोगों ने अपने जो ओवरड्यूज थे उसको एडजस्ट किया। वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज दिस इज एज पर द गाइडलाइंस। इस पार्टी को 5 करोड़ पहले थे, 1 करोड़ और दे दिया गया। यूनिट विजिट हो रही है तो पता चल रहा है कि साहब वहाँ पे स्टॉक्स नहीं है, पार्टी का यूनिट फंक्शन नहीं कर रही है प्रॉपर, पार्टी के बैलेंस शीट बता रही है कि प्रॉपर उसका जो है अकाउंटिंग नहीं हो रही है, दे आर इन लॉस, स्टिल दे हैव गॉट एन एक्सपोजर ऑफ अराउंड 6 करोड़ रुपीज। और अब जब ये सब हो गया और अभी भी ये अकाउंट ठीक नहीं हुआ है तो बैंक ने क्या किया, उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया है। अनफॉर्चुनेट पार्ट इज व्हाट आई एम सीइंग इन द फाइल इज ये रिस्ट्रक्चरिंग ब्रांच लेवल पे की गई है, जिसका आज तक जो है अभी तक कोई कंफर्मेशन, क्योंकि ब्रांच की पावर नहीं है रिस्ट्रक्चर की, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल एश्योरेंस फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज इस अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया गया है और अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं आया है। सो आई एम वार्निंग द बैंक पीपल कि 31 मार्च तक अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आया तो डेफिनेटली ये रिस्ट्रक्चरिंग जो आपने करी है वो प्रॉपर नहीं करी है और जो स्टेचुटरी ऑडिटर आएगा वो उसको एनपीए करेगा। सो ये हमें ध्यान रखना है कि साहब रिस्ट्रक्चरिंग जो है जो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से वो की गई है या नहीं की गई है। अगर नहीं है, गो अहेड एंड मेक द अकाउंट एनपीए। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि ये वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग है। अगर एमएसएमई की बात करते हैं तो पहली कंडीशन तो यह है कि एमएसएमई अकाउंट होना चाहिए। पहले खैर इसमें काफी डिस्प्यूट्स होता था, लेकिन आज की डेट में क्योंकि अप टू 250 करोड़ सारे ही अकाउंट एमएसएमई है तो आपको इस चीज के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर डेफिनेटली अगर एमएसएमई नहीं है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका और टर्नओवर ज्यादा है तो फिर उसके नॉर्म्स अलग है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इन ऑल द केसेस यू विल फाइंड कि ये एमएसएमई केसेस की रिस्ट्रक्चरिंग भी है। कंडीशन ये है कि ये वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग है। अगर वही अकाउंट पहले रिस्ट्रक्चर्ड हो चुका है तो अब रिस्ट्रक्चर नहीं हो सकता इस साल। अगर वो पहले 2019 या 20 या में 2 सर्कुलर्स आए थे उस पर रिस्ट्रक्चर हो गया है तो इस बार रिस्ट्रक्चर अगर करा है तो वो बिल्कुल गलत है, आपका अकाउंट वो एनपीए होगा। एग्रीगेट एक्सपोजर 25 करोड़, ये एक बड़ी कंडीशन है। खाली आपके यहाँ से ये लोन 25 करोड़ है डजंट मीन एनीथिंग कि खाली इस बैंक से। पूरा एग्रीगेट एक्सपोजर आपने बैलेंस शीट देखी और देखा कि साहब इसका एक्सपोजर तो 50 करोड़ है, इसने 5 बैंकों से ले रखा है, हमारे बैंक में 10 करोड़ का एक्सपोजर है, इस बैंक ने रिस्ट्रक्चर कर दिया तो वो गलत है साहब। लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसे ही जब ये सर्कुलर आया था एंड मुझे कॉल आई थी बॉम्बे से, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ जो टोटल एक्सपोजर है इस पार्टी का वो 24 करोड़ 80 लाख रुपीज है, व्हाट शुड आई डू। मैंने कहा एक बार आप उसकी बैलेंस शीट देखिए, टोटल एक्सपोजर देखिए कितना है। Then he reported me कि the total exposure around 42 करोड़ रुपीस, 42 करोड़ का था। तो अब वो बनती नहीं वो रिस्ट्रक्चरिंग सर्कुलर के हिसाब से, और अगर सर्कुलर के हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की गई है तो अकाउंट एनपीए है, तो उन्होंने उसको एनपीए किया था। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें देखनी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसको बैंक्स ओवरलुक कर रहे हैं, आरबीआई ने क्लियर कट कहा है रिस्ट्रक्चरिंग के केस में इट शुड बी एज पर द बैंक्स बोर्ड पॉलिसी। अब आपने कोई देखिए 10-20 लाख रुपए की रिस्ट्रक्चरिंग करी है, वी नीड नॉट बॉदर अबाउट दैट, चलने दीजिए, हो रही है। लेकिन आपके पास कोई अकाउंट है सपोज 5 करोड़ का, जैसे मैंने अभी बताया, क्या वो रिस्ट्रक्चरिंग एज पर बैंक्स बोर्ड पॉलिसी की गई है? 110% इट विल बी इन कॉन्ट्रडिक्टरी टू द बोर्ड पॉलिसी ऑफ द बैंक, क्योंकि आरबीआई ने मैंडेट दिया है कि 30 दिन के अंदर अंदर सर्कुलर के इनको एक बोर्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और बोर्ड पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी। एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो होगी वायबिलिटी की, वेदर द यूनिट विल बी वायबल आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग। अकाउंट एनपीए बचाने के लिए आप रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते। आपने रिस्ट्रक्चर किया, उसको कुछ बेनिफिट्स दिए, आपने उसको पीरियड बढ़ाया, लेकिन क्या उसके बाद भी वो अकाउंट वायबल होगा? अगर वो वायबल नहीं है, आप कह रहे हैं कि यूनिट क्लोज है, अकाउंट में ऑपरेशंस नहीं है, पार्टी की पोजीशन फाइनेंशियल अच्छी नहीं है, फिर भी हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो वो वायबल कैसे होगी? अगर वो वायबल नहीं है तो डेफिनेटली इट विल बी इन वॉयलेशन टू द गाइडलाइंस इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे केस में आप एनपीए अकाउंट को डेफिनेटली कर सकते हैं। अब तीसरी चीज एक आती है कि क्या लोन हमने एफडीआर के अगेंस्ट दिया एनपीए हो सकता है? हाउ इट कैन बी। हमने एफडीआर के अगेंस्ट लोन दिया और लोन जो है हम कहते हैं कि अगर उसकी टोटल वैल्यू है सिक्योरिटी की ज्यादा है आउटस्टैंडिंग से तो अकाउंट एनपीए नहीं होगा। लेकिन क्या कभी स्टेज ऐसी आ सकती है कि लोन एफडीआर के अगेंस्ट हो या एनएससी के अगेंस्ट हो और सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो और आउटस्टैंडिंग ज्यादा हो? ये उस केस में हो सकती है, स्पेशली इन केस ऑफ एफडीआर। अगर एफडीआर
लोन दिया गया है एफडीआर के अगेंस्ट, लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज कम्पेयर टू एफडीआर। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि उसके अंदर मार्जिन कम रखा गया हो, सपोज प्रेस्क्राइब्ड मार्जिन था 25%, बैंक ने लुकिंग एट द पास्ट रिकॉर्ड एंड ऑल दैट 10% कर दिया। अब उसके अंदर इंटरेस्ट आप दे रहे हैं तो वो 2% उसके ऊपर सपोज ज्यादा है जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो मार्जिन कम होता जाएगा, फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको एफडीआर पे वो उस पर टीडीएस भी होगा। तो ये हो सकता है कि स्टेज के बाद की वो जो है जो टोटल वैल्यू है एफडीआर की वो उसकी आउटस्टैंडिंग से ज्यादा हो लोन के, और उस पार्टी के जो बाकी लोन्स हैं वो एनपीए हो गए, तो ऐसे केस में आपको एफडीआर का लोन भी कराना पड़ेगा एनपीए। या एनएससी के केस में, एफडीआर में तो चलिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको ऑटो रिन्यूअल करते हैं, एनएससी के केस में ऑटो रिन्यूअल नहीं है। एक जगह अभी ऑडिट कर रहे थे, वहां पे एक पार्टी थी अच्छी, मतलब उसका एक्सपोजर था और उसने लोन अगेंस्ट एनएससी भी लिया हुआ था। एनएससी 3 साल पहले मैच्योर हो गई और बैंक ने उसको देखा नहीं, कहीं उन्होंने ड्यू डेट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया हुआ था। अब एनएससी की वैल्यू, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लोन पे हो रहा है, लेकिन एनएससी पे तो इंटरेस्ट उस समय रुक गया जैसे ही उसका पीरियड खत्म हो गया। तो एक पीरियड ऐसा टाइम आ गया जबकि जो है काफी कम जो है एनएससी की वैल्यू रह गई और लोन की वैल्यू काफी ज्यादा रह गई। तो ऐसे केस में उसका जो अकाउंट एनपीए बनता है, और जब उसका एक अकाउंट एनपीए हुआ तो उसके सारे अकाउंट एनपीए हो गए, वेदर इट इंक्लूड्स कार लोन और हाउसिंग लोन, सारे के सारे। ये चीजें हैं। देखिए जैसे मैंने ये बताया, एसेट क्लासिफिकेशंस हैं हमारे, अलग अलग नॉर्म्स हैं सीसीओडी और बाकी लोन्स के। सीसीओडी में अगर एक अकाउंट कंटिन्यूअसली ओवरड्रॉन है, ओवर द ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट 90 डेज और मोर, अकाउंट एनपीए हो जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2022। प्लस लास्ट क्वार्टर में जितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट आ जाना चाहिए, पूरे साल भर कम ज्यादा रहे उससे कोई मतलब नहीं। लास्ट क्वार्टर में फर्स्ट जनवरी 2022 टू 31 मार्च 2022 सपोज इंटरेस्ट डेबिट हुआ 1 लाख रुपए और उसके अकाउंट में क्रेडिट आए हैं सिर्फ 10,000 रुपए, जबकि उसका लिमिट के अंदर अकाउंट है, तब भी वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। ये कंडीशन है। और 2 टेम्परेरी डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से अकाउंट टेक्निकल रीजन से हो सकता है। रिन्यूअल पेंडिंग है 180 डेज से ज्यादा, अकाउंट एनपीए हो जाएगा। स्टॉक स्टेटमेंट 180 डेज से ज्यादा है, अकाउंट एनपीए हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं सीसी और ओडी के केसेस में। टर्म लोन थोड़ा सा फर्क है, टर्म लोन में मोर देन 90 डेज है। पहले तो ये है कि सीसी और ओडी में 90 डेज और मोर है, टर्म लोन के अंदर मोर देन 90 डेज है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और बोथ, दोनों ही अगर ओवरड्यू होते हैं तो। ओवरड्यू भी थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है कि ओवरड्यू हम कब मानेंगे। सपोज कोई अकाउंट 1 जनवरी 2022 को उसका ड्यू हुआ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, 31 मार्च तक नहीं हुआ पेमेंट, अगर हम स्ट्रिक्टली चले तो हमारा 31 डेज जनवरी का बनता है, 28 फरवरी का, और 31 ये हुआ तो हमारा बने 90 डेज, नॉट मोर देन 90 डेज। लेकिन एक दिन के अंदर वो है, ये कहते हैं कि साहब ये स्पेशली इन केस ऑफ लीप ईयर्स 20 के अंदर या 24 में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है क्योंकि उसमें 29 डेज होते हैं। ये हमें देखना है कि मोर देन 90 डेज अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल दोनों में से कोई सा भी अगर ओवरड्यू है तो वो अकाउंट जो है टर्म लोन में ओवरड्यू हो जाएगा। एग्रीकल्चर में देखिए डिफरेंट नॉर्म्स हैं। क्यों नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इसके अंदर एग्रीकल्चर में ये 90 डेज का नॉर्म्स नहीं लग सकता, इसकी साइकिल बहुत लंबी होती है। पहले सोइंग होती है, फिर हार्वेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद वो उसको प्रोड्यूस को सेल करेगा मार्केट के अंदर, उसके बाद फार्मर को पैसा उसके पास आता है। और फिर क्रॉप्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है किसी की खेती करने में काफी लंबा पीरियड लग जाता है। तो अकॉर्डिंगली जो है ये 90 डेज के नॉर्म्स पहले तो एग्रीकल्चर में नहीं लगते। तो एज सच पहली बार जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो हम ये देख लें कि साहब ये इसके नॉर्म्स जो है क्या है। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि जैसे मैंने बताया कि एक्टिविटीज जो है एग्रीकल्चर की वो आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में एनेक्स 2 के अंदर है। तीसरी चीज यह है कि जब एग्रीकल्चर नॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि इसका जो है क्रॉप है वो क्या है, वेदर इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अगर किसी भी क्रॉप का सीजन लेस देन 1 ईयर है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होगा। जैसे राजस्थान के अंदर ये पहले तो ये क्रॉप सीजन डिसाइड कौन करता है,
ये स्टेट लेवल बैंकर कमेटी हर साल एक नोटिफिकेशन देती है। राजस्थान में लास्ट ईयर जब नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने 1 साल का पीरियड दिया था शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का। अगर वो कहते हैं नहीं 9 मंथ का पीरियड होगा तो अकॉर्डिंगली हमको उसके हिसाब से चलना है। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या है? जिसका क्रॉप सीजन मोर देन 1 ईयर है। इसमें हमको कुछ नहीं करना था, हमें 3 चीजें जो है एग्रीकल्चर में एनपीए को देखने के लिए चलनी है, करनी है। एक तो हमें स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का नोटिफिकेशन चाहिए होगा जब हम ऑडिट कर रहे होंगे, ताकि हमें यह पता चले कि क्रॉप सीजन क्या है। दूसरे हमें बैंक का सैंक्शन लेटर देखना है और ये देखना है कि उसका रीपेमेंट पीरियड क्या है। किसी भी सपोज किसी को भी फाइनेंस किया है, अगर डेफिनेटली अगर वो क्रॉप सीजन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का है तो उसका जो रिपेमेंट पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन है तो इट कुड बी 1 ईयर और मोर डिपेंडिंग अपॉन द बैंक्स पॉलिसीज। अब नॉर्म्स क्या बोलते हैं सर? अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों में से कोई सा भी 2 क्रॉप सीजन से ज्यादा है तो अकाउंट एनपीए होगा। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या है? अगर 1 सीजन से ज्यादा है तो वो जो है अकाउंट एनपीए होगा। तो हमारे को पहले तो एसबीएलसी की जो है नोटिफिकेशन चाहिए, दूसरा हमें बैंक का सैंक्शन लेटर चाहिए जिसके अंदर उसने रिपेमेंट दिखाया होगा, और तीसरा हमको ये देखना है कि सैंक्शन में या उसके प्रोसेस नोट में उसने जो फाइनेंस किया है वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। तीनों चीजों को देखना है, उसी के हिसाब से हमें डिसाइड करना है। क्योंकि इसके अंदर एनपीए नॉर्म्स में 90 डेज का नॉर्म्स नहीं एप्लीकेबल है, इसमें रिन्यूअल्स का नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं है, इसमें सिंपली अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप उसको हमें देखना है। अब जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, हालांकि इसके अंदर भी मल्टीपल क्रॉप्स एंड ऑल दैट सिंगल क्रॉप होता है। हम कहते हैं साहब एक सिंगल क्रॉप लोन है, 1/5/17 को रिलीज किया गया था। अब हमने देखा सैंक्शन में उसका 30/9/2017 को रिपेमेंट शेड्यूल बना। उन्होंने कहा बैंक ने कि आपको जो है 30/9/17 तक पे करना है। अब उसको 30/9/17 तक नहीं पे किया गया तो ये अकाउंट एनपीए नहीं बना, ये अकाउंट बना ओवरड्यू। अब 30/9/17 से हमको 2 क्रॉप सीजन ऐड करने हैं इसके अंदर। उसमें हमने देखा नोटिफिकेशन के हिसाब से कि फर्स्ट क्रॉप सीजन इज फॉलिंग ड्यू ऑन 31 मार्च 2018। सेकंड क्रॉप सीजन जो है ड्यू हो रहा है उसका 30 सितंबर 2018 को। अब हम देखेंगे कि क्या ये रिपेमेंट इसका हुआ है 30 सितंबर 2018 को। अगर ये 30 सितंबर 2018 को नहीं पेमेंट हुआ तभी ये अकाउंट एनपीए होगा, अदरवाइज ये अकाउंट एनपीए नहीं होगा। अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो एज पर द आरबीआई सर्कुलर एंड नॉर्म्स। इसमें भी कुछ हो सकते हैं कि रिलीफ दी जाए, नेचुरल कैलेमिटीज हो, अगर इस तरह का कोई केस है और रीशेड्यूलिंग भी है तो वो बेनिफिट भी हमको क्रॉप्स में एग्रीकल्चर लोन्स में देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई रिस्ट्रक्चर होता है कोई अकाउंट, जैसे मैंने कहा कि एज पर नॉर्म्स अगर है तो वो उसके अंदर अकाउंट को हम डाउनग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन ये भी रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीकल्चर लोन्स की आरबीआई सर्कुलर से डिफाइंड है 3 जुलाई 2017, जिसका हमको ध्यान रखना है। क्योंकि इस सर्कुलर के हिसाब से सिर्फ 12 नेचुरल कैलेमिटीज है जो कि कवर्ड है, अर्थक्वेक, ड्रॉट, सुनामी, फायर एंड ऑल दैट। हर तरह की नेचुरल कैलेमिटीज इसके अंदर नहीं है। दूसरे हमको ये देखना है कि ये जो है जो रिस्ट्रक्चरिंग और जो कैलेमिटीज डिफाइन करी गई है, डिक्लेयर की गई है, ये गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, बैंक के हाथ में ये नहीं होता। अगर पूरे स्टेट में वो रिलीफ दे रहे हैं तो वो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का। अगर ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी जो है वो उसको करेगी। तो ये सर्कुलर बैंक के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रांच अपने लेवल पे जो है उसको जो है रिलीफ दे रही है। दिस हैज टू बी देयर। तो ये अगर है और प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग है तो डेफिनेटली उसका दिस विल नॉट कॉस्ट बी कंसिडर्ड एज एन एनपीए। अब बहुत बार ये चीजें आती हैं कि साहब ऑडिटर्स बार बार यही बात फोकस करते हैं, डिस्कशंस होती है कि हमने ऑडिट करी और हमने देखा कि क्रॉप लोन दिया, केसीसी दी, 1 साल खत्म हो रहा है, उसको जो है उन्होंने एक फ्रेश लोन खोला, पैसा जमा कराया पार्टी ने, फार्मर ने, और इमीडिएटली उसको सेम डेट पे जो है उन्होंने लोन दे दिया, जिसको कई बार उल्टा पलटी और ये सारी चीजें करते हैं। और इसमें काफी ऑडिटर्स ने मेहनत भी करी, काफी बैंकर्स ने भी मेहनत करी। शुरू में तो कई बार ये देखा गया कि कोई कैश एक्चुअल में आया ही नहीं बैंक के अंदर, उन्होंने सिंपली उसकी एक ट्रांसफर एंट्री दिखाई, बुक्स में दिखाया कि कैश रिसीव और पार्टी को क्रेडिट कर दिया,
और फिर इमीडिएटली एक कैश पेमेंट किया और पार्टी को उसको डेबिट कर दिया फार्मर को, और केसीसी इस तरह से एडजस्ट करते गए और उसको लंबे पीरियड तक चलाते रहे। जब ऑडिटर्स ने धीरे धीरे उसको देखना शुरू किया, क्योंकि इस तरह की जो एडजस्टमेंट से बैंक को बड़ा फायदा है, एक तो अगर आप टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं तो उसको एलिजिबिलिटी बनती है इंटरेस्ट इंसेंटिव 3% का, प्लस आप जो है उसको एनहांस भी कर सकते हैं, क्योंकि केसीसी के अंदर जो है अगर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ अकाउंट है तो हर साल 10% उसके अंदर इंक्रीज होता है। फिर अगर नेचुरल कैलेमिटीज है, क्योंकि उसके अंदर कंडीशन है कि अकाउंट ओवरड्यू नहीं होना चाहिए तभी रिलीफ मिलेगी, वो भी मिल सकती है, और फर्दर एनपीए में तो उसका बेनिफिट मिलता ही है। तो पहले इस बार काफी बात हुई कि साहब ऐसे ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर सेम डेट में कैश रिसीव और कैश पेमेंट हुआ, और पहले तो ये होता था कि कई बार जिन्होंने देखा कि इसके अंदर कोई कैश के डिपॉजिट ही नहीं है, कोई वाउचर्स ही नहीं है, ना कोई पेमेंट का वाउचर्स है, तो डेफिनेटली इफ दिस आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन योर ब्रांच, ये तो एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी मैनेजर, कोई भी क्रेडिट ऑफिसर बैंक के सिस्टम से छिड़खाड़ नहीं कर सकता। कैश इज जीरो टॉलरेंस एरिया। कैश के अंदर अगर आप कैश रिसीव दिखाते हैं और आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, या आप कैश पेमेंट दिखा रहे हैं और एक्चुअल में कैश पेमेंट नहीं हुआ, दिस विल बी कंसिडर्ड वेरी सीरियस बाय द बैंक। आपको इमीडिएटली फ्लैश रिपोर्ट देनी है अगर आपके पास ये प्रूफ है। लेकिन अगर कैश डिपॉजिट किया गया है, भले ही उन्होंने गलत तरीके से किया हो, वॉट एवर द वे इट इज, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू प्रूव कि ये साहब फिक्टिशियस एंट्री है। उन्होंने कैश रिसीव किया, कैश बुक के अंदर एंट्री है, कैश पेमेंट किया, कैश पेमेंट का वाउचर है, थंब इंप्रेशन लगा है, देन यू हैव टू सरेंडर किया। ऐसा जो है सो है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो दिस इज द वे इट हैपेंस। कई बार अकाउंट को लास्ट डे में रेगुलराइज किया जाता है, पूरे साल अकाउंट खराब चल रहा है, पूरा कॉन्टिन्यूसली ओवरड्रॉन है, लास्ट में आके कहीं से उन्होंने उस अकाउंट को ठीक किया। तो आरबीआई ने ऑडिटर्स को कुछ स्पेशल पावर्स दी है अंडर दिस सर्कुलर। उसके हिसाब से अगर आपको ये लगता है कि ब्रांच उस अकाउंट के अंदर इनहेरेंट वीकनेसेस है, उस अकाउंट को आप जो लास्ट की स्ट्रेज एंट्रीज है उसको आप ओवरलुक कर सकते हैं और उस अकाउंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये है कुछ कंडीशंस जो हमें देखनी है। प्रोविजन का हमने बताया, जैसे स्टैंडर्ड में भी प्रोविजन होता है लेकिन वो बहुत थोड़ा सा होता है। सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड पोर्शन है 15%, अनसिक्योर्ड है 25%, और लाइक दिस डाउटफुल। और अगर कोई अकाउंट फ्रॉड डिक्लेयर होता है, भले ही वो अकाउंट बिल्कुल रेगुलर चल रहा हो, भले ही उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी हो, स्टिल 100% प्रोविजन उसका करना जरूरी है। इसलिए एक सर्टिफिकेट आप लोग जरूर लीजिए जब भी ब्रांच में जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस ब्रांच के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, जो कि आपके एडवांसेस के अंदर आ रहा है। आप एक सर्टिफिकेट जरूर लीजिए ब्रांच हेड से कि किसी भी अकाउंट के अंदर कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। सीबीएस के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिसमें फ्रॉड का इस तरह से अलग से जो है दिखाया जाए। आप सारी फाइल्स 100% चेक नहीं कर सकते। अब मुझे याद है 3-4 साल पहले मेरे एक दोस्त ने ऑडिट करी और उनके पास आरबीआई से लेटर आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि साहब ये अकाउंट एक था, करीब 1 करोड़ का था, एनपीए था, ब्रांच ने उसको सब स्टैंडर्ड दिखाया और उसी हिसाब से प्रोविजनिंग करा। देन ही गॉट अ लेटर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि ये तो अकाउंट में फ्रॉड है और आपने इसके अंदर अंडर प्रोविजनिंग करी अराउंड सपोज 1 करोड़ रुपए की, तो इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। he is a very seasoned this thing auditor। उन्होंने यही किया था कि उन्होंने वहां पे जो है सर्टिफिकेट ले रखा था कि किसी भी एनपीए अकाउंट में या कहीं पे भी जो है अकाउंट में फ्रॉड नहीं हुआ है। वो उन्होंने सर्टिफिकेट आगे प्रोड्यूस किया एंड देन द मैटर वाज ड्रॉप्ड एज सच। तो ये एक चीज का ध्यान रखिएगा अपना। अब बैंक जो है सपोज कोई अकाउंट है जो कि ओवरड्यू नहीं है फिर भी एनपीए हो जाता है, तो इसमें कई चीजें हो सकती हैं। अब हमारे सिस्टम में अगर कोई अकाउंट, कोई लोन दिया गया, पार्टी अपने हिसाब से रिपेमेंट कर रही है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, पार्टी को कन्वे नहीं किया गया या उस अकाउंट को जो है अकॉर्डिंगली जो है चेंज नहीं किया गया, उसकी रिपेमेंट पीरियड नहीं बढ़ाई गई या इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ाई गई, पार्टी अपना पेमेंट कर रही है, अल्टीमेटली क्या होगा, वो अकाउंट ओवरड्यू हो जाएगा और अकाउंट जो है एनपीए में हो जाएगा। या जैसे मैंने कहा कोई अकाउंट एनपीए होता है, हो सकता है बाकी अकाउंट 5 अकाउंट है, 4 अकाउंट बिल्कुल सही चल रहे हैं, एक अकाउंट एनपीए होता है तो सारे हो जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स लोन होते हैं जहाँ पे डीसीसी और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस होता है, वो अगर नहीं उस टाइम पे जो है कमेंसमेंट हुआ तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। एक बैंक
किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को भी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज वो इन्वेस्टमेंट नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, उस इन्वेस्टमेंट ने सपोज उसने कहीं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, लेकिन उसने 90 डेज के अंदर उसको पे नहीं किया, या उसने अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है पिछले साल की नहीं दी, ऐसे केस में जो ट्रेजरी के हिसाब से उनके नॉर्म्स हैं, उसमें उस अकाउंट को एनपीआई माना जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट, और अकॉर्डिंगली जो अकाउंट यहाँ पे है लोन का वो एनपीए हो जाएगा। एंड इट कुड बी वाइस वर्सा आल्सो, या कोई अकाउंट डिक्लेयर कर दिया गया फ्रॉड लाइक आई टोल्ड यू। और एक ये भी हो सकता है कि अकाउंट कंटिन्यूअसली ओवरड्रॉन है 90 डेज से ज्यादा, फिर भी अकाउंट स्टैंडर्ड रहे। लाइक आई सेड, एफटीआर के केसेस में फुली कवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट से नहीं लगेगा, बिल डिस्काउंटेड अंडर एलसी है, ये नहीं लगेगा। अब कहाँ पे हमको केयरफुल रहना है, ये जरा ध्यान रखिए, क्योंकि बैंक्स बाय हुक और बाय क्रुक ये कोशिश करती है कि अकाउंट एनपीए ना हो। कैसे करती है साहब? एवरग्रीनिंग ऑफ अकाउंट्स। एक अकाउंट खराब है, उसको मल्टीपल उसके अकाउंट्स हैं, उनको किसी तरह से बचा रहे कि नए लोन्स दे रहे हैं, उनके सिस्टर कंसर्न्स को नए लोन दे रहे हैं या उनको ही दे रहे हैं, और उससे पुराने अकाउंट्स एडजस्ट हो रहे हैं। लाइक व्हाट वी हैव सीन इन यस केस ऑफ यस बैंक। यस बैंक एक ऐसा बैंक था जहां पे कभी भी नो नहीं कहा जाता था, कोई भी अकाउंट कहीं भी जो है रिजेक्ट हो जाए, यहाँ आ जाते थे, यहाँ पे अकाउंट खराब होते थे तो उसके किसी और कंसर्न को लोन दे देते थे, लोन से जो है पुराने अकाउंट को एडजस्ट करते थे। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आया जब आप सबको पता है कि क्या है यस बैंक की हालत हुई है। या फिर नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स टू फंड बेस्ड लिमिट्स। अब एक आइटम होता है नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, और यहाँ पे ऑडिटर्स को बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आइटम ऐसा है नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स जो कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। बैलेंस शीट में कहीं आपको दिखेगा नहीं, नीचे कहीं फुटनोट में होगा, कहीं कॉन्ट्रा एंट्री होगी, और हम एज एन ऑडिटर यही सोचते हैं कि यार ये तो बैंक का पैसा तो कहीं गया ही नहीं है, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो इसे देखना ही नहीं है। लेकिन बैंकिंग फ्रॉड्स जो हमने अभी पिछले कई सालों में देखे हैं वो इन्हीं नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स की वजह से है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे एलसीज जो है, थोड़े से केसेस हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे, जहाँ पे बैंक के फंड्स को बहुत बुरी तरीके से जो है डाइवर्जन हुआ है, और कई बार ऑडिटर्स ने इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग जो है वी आर मोर कंसर्न विद द फंड बेस्ड लिमिट्स रादर देन नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स। इसको हमें देखना है। मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल अलाउ नहीं है, आरबीआई ने स्ट्रिक्टली बैन कर रखा है। अगर कोई आपको ऐसा दिखता है कि जहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन करके सिस्टम्स में बचाया जा रहा है, जैसे बहुत साल पहले की बात है, यूनाइटेड बैंक में प्रॉब्लम्स आई थी, जब उसकी जो है बिग फोर में से किसी ने उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला वहाँ पे कमांड होती थी मीक, MESC, जो सिस्टम में होती है CBS में, फिनैकल में। ब्रांच मैनेजर्स उस अकाउंट को रन करते थे, अकाउंट एनपीए में स्लिप कर गया, उन्होंने मीक कमांड चलाया और उसका अकाउंट को अपडेट कर दिया बाय मैनुअल इंटरवेंशन। तो ये एक सिस्टम है, अगर ऐसा है आपको कहीं भी बैंक में मिलता है, देन इट कॉल्स फॉर इमीडिएट रिपोर्टिंग टू द हायर अथॉरिटीज, टू आरबीआई इवन, कि जहाँ पे अगर CBS में छेड़खानी हो रही है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं विदाउट अगेंस्ट द नॉर्म्स, दैट इज अगेंस्ट, TOD दे रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि एक अकाउंट वहां पे कहीं पे खराब हो रहा है, हम यहाँ ब्रांच की ऑडिट कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे TOD दिया गया है, वो एडजस्ट नहीं हुआ है, क्या जरूरत पड़ गई साहब, पार्टी की एप्लीकेशन भी कहीं नहीं मिली है। तो जब CBS के अंदर तो देखा था उसी पार्टी का किसी और ब्रांच में कोई अकाउंट है, उसको बचाने के लिए किसी तीसरी ब्रांच के अंदर उसकी TOD दी जा रही है। अगर कोई ऐसा केस है तो डेफिनेटली दिस कॉल्स फॉर योर डिस्क्रिशन। बिल्स को डिस्काउंट कर देते हैं, चेक्स को ईयर एंड में, 31 मार्च आ गया, अकाउंट खराब चल रहा है, पार्टी से कोई लोकल चेक्स को तो परचेज नहीं कर सकते, बाहर से कोई चेक ले लिया उसका दूर, उसको परचेज करा या बिल्स को डिस्काउंट करा लिया, और फिर उसको जो है पार्टी के अकाउंट को एडजस्ट कर दिया, और फिर उसको करेक्शन में दिया, 15 दिन तक वो हो नहीं रहा है, जब तक तो ऑडिट कंप्लीट हो जाती है, फिर वो चेक बाउंस हो जाते हैं। सो दिस इज द वे थिंग्स कैन गो रॉन्ग। कमिंग टू द अनदर पार्ट की क्या क्या हमारी लिमिट है, हम लोग फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड को देखते हैं। CC लिमिट है, टर्म लोन है, OD है, बिल डिस्काउंटिंग है, एक्सपोर्ट लिमिट्स है। तीनों का डिफरेंस हमको बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि क्या CC है, क्या OD है, क्या टर्म लोन्स है। सबका अपना अपना पर्पज है। कैश क्रेडिट फाइनेंस करता है वर्किंग कैपिटल को, टर्म लोन करता है टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स। ओवरड्राफ्ट वर्किंग कैपिटल को भी फाइनेंस कर सकता है और लॉन्ग टर्म को भी, क्योंकि वो पैसा उसका अपना है, उसने FDR के अगेंस्ट लोन लिया,
they can use it anywhere they want. But अगर CC है तो वो it has to be used only for the purpose of buying stocks for financing the operating cycle, working cycle. ये बड़ा जरूरी है. अगर CC का पैसा लिया और उससे कोई मशीनरी खरीद ली, कोई और प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ये क्या होगा, एक उसके वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को इफेक्ट करेगा. दिस विल बी यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टू लॉन्ग टर्म पर्पसेस. अब ये क्या है, आरबीआई की अगर सर्कुलर्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर डाइवर्जन ऑफ फंड्स कहा गया है. विलफुल डिफॉल्टर उन्होंने डिफाइन किया है. विलफुल डिफॉल्टर कौन है? वन ऑफ द कंडीशन इज डाइवर्जन ऑफ फंड. और डाइवर्जन ऑफ फंड में एक कंडीशन क्या है? इफ यू आर यूजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस. सीसी का पैसा उठाया और आपने प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, रियल एस्टेट्स में लगा दिया, क्या होगा, आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो कम हो जाएगी, अल्टीमेटली आपका अकाउंट खराब हो जाएगा. यू हैव टू बी केयरफुल कि सीसी का पैसा कहाँ जा रहा है. एंड यूज बहुत जरूरी है सीसी के अंदर. टर्म लोन में तो चलिए आपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया, रिलीज किया, वन टाइम आपने देख लिया, सब कुछ ठीक है, काम खत्म. सीसी इज ए कॉन्टिन्यूअस अकाउंट, चलता रहता है, आता रहता है, आपको देखना है कहाँ पैसा जा रहा है. सीसी में एक चीज और है, ड्राइंग पावर. हर महीने आपको एक ड्राइंग स्टॉक स्टेटमेंट दी जाती है जिसके हिसाब से ड्राइंग पावर निकाली जाती है. एनुअल रिन्यूअल होना चाहिए. ये सारी चीजें हैं जो कि थोड़ा डिफाइन करती हैं. अब कमिंग टू द स्पार्ट रिन्यूअल, आरबीआई ने अपने सर्कुलर में ये कहा है कि कोई अकाउंट अगर 6 महीने से ऊपर रिन्यूअल ऑब्लिक रिव्यू नहीं हुआ, as on the date of the balance sheet, that is 31st March, account will have to be treated as NPA. रिन्यूअल सीसी के अंदर उसके फाइनेंस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे होता है. अगर उसका परफॉर्मेंस ठीक है तो उसको सेम लिमिट पे रिन्यू कर सकते हैं या उसको एनहांस भी कर सकते हैं. अब एक चीज हो सकती है कि पार्टी ने अपने फाइनेंशियल्स को नहीं दिया, कोई रीजन है जिसकी वजह से नहीं दिया, या बैंक ने उसको ले लिया है, फाइनेंशियल्स अभी उसको एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं, 31 मार्च आ रही है, ऐसे टाइम में बैंक उसका शॉर्ट रिव्यू कर देता है. सपोज 3 महीने के लिए कर दिया, 6 महीने के लिए कर दिया. ये कहीं पे आरबीआई ने नहीं कहा है फिक्स कि आप 6 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते, 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते. दिस इज एज पर द बोर्ड पॉलिसी पे. बैंक रिपीटेड शॉर्ट रिव्यू भी कर सकते हैं, बट इट इज नॉट डिजायरेबल एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर. वो कहते हैं अगर आप रिपीटेड शॉर्ट रिव्यू कर रहे हो, यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन कि क्यों, क्या रीजन है. सो शॉर्ट रिव्यू इज नॉट टू बी यूज्ड एज अ रेगुलर प्रैक्टिस. कभी जरूरत है आप करिए. हमेशा ऑडिटर्स और बैंक के बारे में एक थोड़ा सा ये भी डिस्प्यूट रहता है. बैंक ये कहता है कि अगर मैंने किसी अकाउंट को शॉर्ट रिव्यू किया फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, तो ये मेरा रिन्यूअल हो गया है. अब मेरा जो नेक्स्ट रिन्यूअल होगा वो इस रिव्यू के एंड के बाद से फिर फर्दर 1 ईयर के लिए होगा. तो और ऑडिटर्स का ये कहना है कि साहब ये शॉर्ट रिव्यू आपने किया, लेकिन हम इस शॉर्ट रिव्यू को नहीं मानते. हमने 31 मार्च को देखा कि आपका जो है 9 महीने से अकाउंट जो है ओवर ड्यू है फॉर रिन्यूअल, प्रॉपर रिन्यूअल, तो हम इसको जो है मानेंगे कि आपका अकाउंट एनपीए है. थोड़ी सी डिस्प्यूट्स ये रहती है, लेकिन आपको ये अपना डिस्क्रिप्शन यूज करना है कि पार्टी का अकाउंट कैसा है. कुछ अकाउंट्स में हमने देखा कि 2-2, 3-3 साल से जो है रिन्यूअल्स नहीं हुए, पार्टी ने अपने फाइनेंशियल्स नहीं दिए, जीएसटी रिटर्न्स नहीं दी, आईटीआरस नहीं दी, अकाउंट में ऑपरेशन ठीक नहीं है. ऐसे केस में तो अकाउंट जो है बनता ही है एनपीए. कमिंग टू अनदर पार्ट एंड दैट इज ड्राइंग पावर. ड्राइंग पावर क्या होती है? ये स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट होती है. नॉर्मल जो ड्राइंग पावर कैलकुलेट होती है वो ऐसे होती है कि डीपी अगेंस्ट स्टॉक्स लेते हैं, उसमें से ऑब्सोलीट स्टॉक्स अगर उसने कुछ डिक्लेयर किया है वो हटा देते हैं, उसमें से ट्रेड पेबल जो कि उसने क्रेडिटर्स हैं जिसके अगेंस्ट स्टॉक्स है वो कम करते हैं. फिर एक मार्जिन परसेंटेज लिखा होता है जो कि सैंक्शन लेटर में होता है, उससे कैलकुलेट करके डीपी अगेंस्ट स्टॉक्स बनती है. ऐसे डीपी अगेंस्ट बुक डेट्स बनती है. सारे बुक डेट्स को फाइनेंस नहीं करता बैंक. बैंक नॉर्मली 90 डेज, 120 डेज जैसा एज पर सैंक्शन है वो लिखा जाता है. फिर उसमें से हम एक मार्जिन जो कि परसेंटेज वो दिया गया वो देते हैं. डीपी अगेंस्ट बुक डेट्स बनती है. जब हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो हमारा जो है ड्राइंग पावर बनती है. अब आज आप बैलेंस शीट पे देख रहे हैं कि उसकी ड्राइंग पावर कंटिन्यूअसली ओवरड्रॉन है for more than 90 days. Definitely this account will be NPA, though it is within the limit. लिमिट है 5 करोड़ की, ड्राइंग पावर बन रही है 3 करोड़ की, और वो 3 करोड़ कंटिन्यूअसली एक्सीड कर रही है लास्ट 3 मंथ्स, विल बी एन एनपीए अकाउंट. लेकिन ड्राइंग पावर कैलकुलेशन बैंक टू बैंक डिफर करता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई डिफाइन नहीं किया है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है. एज पर द बैंक्स क्रेडिट पॉलिसी डीपी हैज टू बी कैलकुलेटेड. अब वो आप कैसे देखेंगे? आपको कई तरह के वैरायटी ऑफ डीपी कैलकुलेशंस मिलेगी.
जैसे सपोज स्टॉक्स ज्यादा कम है और क्रेडिटर्स ज्यादा है, फिगर आ गए माइनस में। ऐसे बुक डेट्स है, आपने निकाल ली डीपी बुक डेट्स के अगेंस्ट, टोटल ड्रॉइंग पावर क्या बनेगी ऐसे केस में, वेदर इट विल बी 100 और 300, डिपेंड्स अपॉन बैंक, डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक। कुछ बैंक ये कहते हैं कि डीपी अगेंस्ट स्टॉक्स अगर वो माइनस है तो जीरो मारी जाएगी, और डीपी अगेंस्ट बुक डेट्स जो है जो बन रही है वो आप लेंगे। कुछ बैंक ऐसे हैं जो कहते हैं दोनों को आप सेट ऑफ करके जो बनेगा वो लेना है, तो हमें एज पर बैंक पॉलिसी, क्योंकि हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, दिस बैंक पॉलिसी ऑफ डीपी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर वो कहते हैं ऐसे करना है, गो अहेड, यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दैट। कुछ बैंक्स अपनी अलग तरीके से चलते हैं, वो कहते हैं कि साहब क्रेडिटर्स को सारे क्रेडिटर्स को हम स्टॉक से एडजस्ट नहीं करेंगे, हम डेटर्स 90 डेज तक तो फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन उस पार्टी के 90 से 180 डेज के भी डेटर्स हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो क्रेडिटर्स हैं उसको इस डेटर्स से पहले सेट ऑफ करेंगे, और उसके बाद जो बचेगा क्रेडिटर्स उसको हम स्टॉक्स में से कम करेंगे, लाइक पीएनबी। यहाँ पे एक ये पॉलिसी है, अगर ऐसा कुछ है पॉलिसी देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट, और डीपीए आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करती है। थर्ड कंडीशन एक ये भी हो सकती है, लाइक बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक, वो अच्छे हुए अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि साहब हमने आपकी लिमिट असेस करी, आपने अपने सीएमए में और मैंने दिखाया कि आपके एक लेवल के क्रेडिटर्स हमेशा ही रहते हैं, इससे कम तो रहते ही नहीं, तो बेनिफिट देने के लिए फॉर एग्जांपल इन दिस केस 500 ट्रेड पेबल है और उन्होंने असेस किया कि 300 के तो क्रेडिटर्स रहेंगे ही रहेंगे, उसको वो इग्नोर कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डीपी कैलकुलेशन, बाकी जितने क्रेडिटर्स बचते हैं जैसे 200 बचे वो स्टॉक्स में से कम करते हैं। लेकिन ये चीज सैंक्शन लेटर के अंदर क्लियर कट होनी चाहिए, ये आपको देखना है कि बैंक की पॉलिसी क्या कह रही है, बैंक का सैंक्शन लेटर क्या कह रहा है, और तभी हमें ये देखना है कि इसको उसी हिसाब से चलना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमको देखने हैं स्टॉक स्टेटमेंट में। नॉर्मली तो बैंक हम लोग जब 31 मार्च का देखते हैं तो 80% केसेस में 31 मार्च के तो स्टॉक स्टेटमेंट आते ही नहीं है, कोई 25 मार्च का देता है, कोई 4 अप्रैल का देता है, 5 अप्रैल का। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि जो लिस्टेड कंपनीज है उनको क्वार्टरली स्टेटमेंट अपनी देनी पड़ती है, पब्लिश करनी पड़ती है। ऐसे केसेस में आप इंसिस्ट करिए कि 31 मार्च का स्टॉक स्टेटमेंट चाहिए। आई रिमेंबर वन केस काफी बड़ा था जहां वो पार्टी यही हैबिट थी कि वो अपने स्टॉक स्टेटमेंट्स को हर क्वार्टर में कभी भी क्वार्टर के एंड का नहीं देती थी, और जब पब्लिश्ड अकाउंट्स आते थे तो हम उसको कंपेयर नहीं कर पाते थे। वी इंसिस्टेड, बैंक ऑल्सो एग्रीड, उन्होंने बैंक उससे कहा कि आप इसको दीजिए, तो उसके बाद उन्होंने हर क्वार्टर में एट द ईयर एंड ऑफ द क्वार्टर बिल्कुल उसी डेट के देने शुरू करे। तो अपने को ये देखना है कि कहीं ऐसा ज्यादा बना हो। दूसरा, स्टॉक स्टेटमेंट बैंक के प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, एज ऑन द लास्ट डेट होना चाहिए। अगर उसमें लिखा है सैंक्शन में कि सीए सर्टिफाइड क्वार्टरली बुक डेट स्टेटमेंट होना चाहिए, तो आप देखिए कि क्या वो ऐसा है या नहीं है। चौथा, अगर बुक स्टॉक सैंक्शन लेटर में लिखा है कि एसोसिएट डेटर्स कंसर्न्स जो है, एसोसिएट कंसर्न्स के डेटर, उसको उसमें डीपी नहीं देनी है, तो आप देखिए क्या ऐसा हो रहा है कि डीपी जो है बुक डेट्स के अगेंस्ट जो है हटाई जा रही है जो कि एसोसिएट कंसर्न्स के हैं। क्रेडिटर्स आपको देखने हैं, कई बार हम देखते हैं कि स्टॉक स्टेटमेंट में लंबे चौड़ा स्टॉक है लेकिन क्रेडिटर्स नील है, और आप बैलेंस शीट देख रहे हैं तो करोड़ों के क्रेडिटर्स है। बी श्योर कि ऐसा प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली उस पार्टी की डीपी इफेक्ट हो रही है, और आप ठीक है, आप ऐसे केस में आप उसको एनपीए के एंगल से देख सकते हैं। इंश्योरेंस होना चाहिए स्टॉक्स का या कोई भी प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए, शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, बैंक क्लॉज होना चाहिए उसके अंदर। और एक चीज का ध्यान रखिए, फायर एंड बर्गलरी में अगर बर्गलरी का इंश्योरेंस है तो उसके साथ उसमें थेफ्ट क्लॉज और इंक्लूड होना चाहिए। अभी एक केस आया है 8 अगस्त 2020 को, न्यू इंडिया एश्योरेंस वर्सेस इपकॉल, इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड, जिसने काफी यूनिट्स को फाइनेंस किया। कुछ यूनिट्स थी जहां पे वो फाइनेंस करने के बाद डिफॉल्ट करी तो उनके यूनिट्स को टेक ओवर किया, ऑक्शन के लिए बिड्स इनवाइट करी, तो जो प्रोस्पेक्टिव जो जो इंटरेस्टेड थे पार्टीज वो आई, उन्होंने देखा कि मशीनरीज में से पार्ट मिसिंग थे, कुछ ऑक्शंस फेल हो गए, तो इपकॉल ने आगे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में अपना केस फाइल किया। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस पॉलिसी को एग्जामिन किया और कहा कि ये जो है जो पॉलिसी है दिस इज फॉर फायर एंड बर्गलरी। बर्गलरी मींस देयर हैज टू बी अ यूज ऑफ फोर्स। यहां इस केस में ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि कोई यहां कहीं पे यूज ऑफ फोर्स हुआ हो, दिस इज अ केस ऑफ थेफ्ट। यूनिट्स में मशीनरीज थी, पार्ट्स निकाल लिए गए, कोई ऐसा नहीं मिला जहां पे जो है
लॉक्स को ब्रेक किया गया हो, समथिंग एनीथिंग लाइक दैट, कोई ऐसा चीज नहीं थी. So we have to see that, especially in case of big accounts, burglary should include this theft clause also. Now coming to the most important part, and that is non-fund based limits. हम लोग कहते हैं साहब फंड बेस्ड तो बहुत अच्छा है. देखिए फंड बेस्ड में भी सब तरह के फ्रॉड होते हैं, कई तरह के. अपने को ये देखना है साहब कि नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स भी जो होती हैं वो भी जरा ध्यान रखना है. ये फंड बेस्ड में तो हमने जैसे बड़े बड़े लोन देखे, एग्रीकल्चर लोन्स देखे, इसके अलावा कई तरह के रिटेल लोन्स भी होते हैं, हाउसिंग लोन्स भी होता है, गोल्ड लोन भी होता है, लोन अगेंस्ट एफटीआर भी होता है, कार लोन भी होता है. दे आर ऑल सब्जेक्टेड टू फ्रॉड्स, एंड कहीं भी सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को वायलेट किया गया तो वो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है. फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन है, हमने कई बार देखा कि मॉर्गेज हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद पता चला कि इसकी मल्टीपल टाइटल डीड्स बनी हुई है, गलत तरीके से मॉर्गेज हुआ है, बैंक अपने सिक्योरिटी को इन्फोर्स नहीं कर पा रहा है. एफडीआर्स के लोन्स में भी फ्रॉड्स हो चुके हैं, कार लोन्स में फ्रॉड हो चुके हैं. कार लोन्स में कोटेशंस को जो है, जब कार लोन करते हैं तो एक कोटेशंस दी जाती है. कई बार ये पाया गया कि ये कोटेशंस भी जो है फेक थी, और उन्हीं के सिस्टर कंसर्न्स थी, उसके नाम से कोई अकाउंट खोल लिया, वहां पे पैसा जमा करा दिया, वहां से पैसा निकाल लिया, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट. गोल्ड लोन के अंदर फेक गोल्ड लोन्स पाए गए हैं पीछे. ये देखना है हमारे को कि साहब सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स जो दिए गए हैं बैंक के द्वारा वो फॉलो हो रहे नहीं हो रहे. लेकिन नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स एब्सोल्युटली, जो पीछे नीरव मोदी का सारा कांड हुआ था उसमें भी नॉन फंड बेस्ड था मैटर, LOUs जो थे. लेकिन एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स विद यू, क्योंकि कई बार इसके बारे में हम लोग प्रॉपर नहीं होते हैं अप टू डेट. लेटर ऑफ क्रेडिट किस लिए होता है? एक सेलर है, एक बायर है. बायर ने अगर पैसा एडवांस में दे दिया सेलर को, सेलर ने नहीं सप्लाई किया, देन बायर इज एट रिस्क. या सेलर ने क्रेडिट पे दे दिया माल और बायर ने नहीं पेमेंट किया, देन सेलर विल बी एट रिस्क. इन दोनों को कवर करने के लिए फुल ट्रांजैक्शन को बैंक जो बायर का होता है वो एक गारंटी देता है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट. कि अगर सेलर ने उसको क्रेडिट पे दिया और बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो जो बायर का बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग द पेमेंट टू सेलर ऑन द ड्यू डेट. लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर कहाँ आता है? जब सेलर और बायर दोनों एक दूसरे से मिल जाएं और दोनों ये तय कर ले कि बैंक को हमें चीट करना है, तो ऐसे केस में वो लोग क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन अंडर अकोमोडेशन बिल्स. अकोमोडेशन बिल्स क्या होगा कि साहब इसके अंदर जो है सिर्फ बिल कटे. हालांकि आजकल ई-वे बिल भी होने लगा है, लेकिन वो डिक्लेयर्ड क्वांटिटी अमाउंट होता है गुड्स का. अंदर क्या है नोबडी नोज इट, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू चेक इट अप 100%. जब भी इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, देखिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है बायर के बैंक के द्वारा इन फेवर ऑफ सेलर ऑफ गुड्स. सेलर ऑफ गुड्स और बायर ऑफ गुड्स बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. सेलर ऑफ गुड्स जब अपने गुड्स को सेल कर रहा है, सो कॉल्ड सेल, एक्चुअल सेल कुछ नहीं हो रही, एक्चुअल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, इट्स ओनली ए बुकिश एंट्री. सेलर ने अपने बिल काटा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, एक फर्जी ट्रांसपोर्टर रिसीट या किसी के साथ जो भी एक्चुअल भी हो लगा दी, और ये दिखा दिया कि मैंने गुड सेल किया है बायर को. बायर ने एलसी, बायर के बैंक ने एलसी इशू की हुई है. जिस डेट में वो बिल्स आते हैं उस डेट में बायर को अपने सीसी अकाउंट में, कैश अकाउंट में उतना अनअवेल्ड बैलेंस रखना है. सपोज 50 लाख के गुड्स आए हैं, बिल आया है, पार्टी ने अवेल कर रखा है 4 करोड़ रुपए, उसकी लिमिट है 5 करोड़ की, तो उसको वो 1 करोड़ रुपए उतना छोड़ना पड़ेगा, 50 लाख छोड़ने पड़ेंगे. जब वो बिल आएगा तो बैंक उसके सीसी अकाउंट को डेबिट करेगा और पेमेंट कर देगा सेलर को. अगर वो पैसा सपोज सीसी अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तब भी बैंक को जिसने एलसी इशू की है उसको सेलर को पैसा देना पड़ेगा बायर के अकाउंट को डेबिट करके. इसलिए कभी भी कहीं भी आप जा रहे हैं ब्रांच के अंदर और आप देख रहे हैं कि पार्टी की लिमिट है 5 करोड़ की और बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 8 करोड़, कोई भी बैंक 3 करोड़ रुपए टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट नहीं देगा. मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड कि इसमें एलसी का पेमेंट नहीं हुआ है पार्टी के द्वारा. यहाँ इसको बोलते हैं एलसी रिवॉल्वर. 2-4 दिन की बात है, कोई बात नहीं. ज्यादा दिन से चल रहा है, दिस कुड बी ए केस ऑफ फ्रॉड 100%. कुछ केसेस जो प्रैक्टिकली हमने देखे हैं, आप भी ध्यान रखिएगा, पता नहीं किस समय जो है बैंकिंग में कब क्या हो जाए. लेकिन एज फार एज एलसी इज कंसर्न, स्पेशली डोमेस्टिक एलसी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.
डोमेस्टिक एलसी में जब एलसी इशू होती है, एलसी जिसके फेवर में इशू हो रही है, अगर रिनाउंड पार्टी है, हमें ज्यादा कंसर्न नहीं है। सपोज रिलायंस के फेवर में एलसी इशू हो रही है, कस्टमर हमारे बैंक का है, नॉट टू बी बॉदर्ड। टाटा के फेवर में हो रही है, ओएनजीसी की हो रही है, दे आर वेल नोन कस्टमर्स एंड पार्टी, सो उसमें हमें नहीं। लेकिन एक पार्टी है और एक अननोन पार्टी के फेवर में एलसी इशू हो रही है और एलसी का अमाउंट भी ज्यादा है। रिस्क फैक्टर कहाँ है? जहां पे आप ऑडिट कर रहे हैं जिस बैंक ने एलसी इशू किया है, ये फैक्टर आपके लिए रिस्की हो सकता है। इस रिस्क को कवर करने के लिए एक बैंक को ये देखना है कि जो बायर, जो सेलर है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। इसके लिए बैंक, कुछ एजेंसीज है लाइक डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, मीरा एंड फॉर्म, इन सबको ये टास्क दिया जाता है। वो वहां जाते हैं, पार्टी के अकाउंट्स को चेक करते हैं, उसके नेचर ऑफ ऑपरेशंस को देखते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को देखते हैं, उसके बाद वो एक रिपोर्ट देते हैं। इफ इट इज सेटिस्फैक्ट्री, इट्स ओके। अगर ये वो नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं और फिर भी बैंक एलसी इशू कर रहा है, एंड दिस कुड बी अ केस ऑफ फ्रॉड इन द फ्यूचर। लाइक इन वन केस जहां पे हम कॉन्करेंट ऑडिट करते थे, we started this branch as concurrent auditor when the total NPA were 23 lakhs। 2 साल के बाद जब छोड़ा तो आउट ऑफ 430 करोड़ 405 करोड़ रुपीस का वहां पे एनपीए था। एक मेजर पार्टी थी जिसकी एलसी और सीसी की लिमिट थी। सीसी अकाउंट खराब होने लगा, सीसी ओवरड्रॉन था, एलसीज इशू की गई थी जिस पार्टी के फेवर में, वो पार्टी का अकाउंट किसी और बैंक में था जिसका हमने 1 साल बाद कॉन्करेंट ऑडिट किया। तो हमें सारी चेन धीरे धीरे क्लियर अप हुई, लेकिन ये लगने लगा था समथिंग इज रॉन्ग इन दिस अकाउंट, क्योंकि एलसीज जब इशू होती थी, एक ही पार्टी के फेवर में इशू हो रही थी, उसकी क्रेडेंशियल्स अच्छे थे, डीएनबी रिपोर्ट जो आई एज पर द फाइनेंशियल्स इट वाज ओके। लेकिन जब पार्टी के बिल आने लगे तो वो सीसी अकाउंट में बैलेंस नहीं रखते थे, वो एलसीज डिवॉल्व हुई, सीसी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होने लगा, कॉन्टिन्यूसली ओवरड्रॉन होने लगा। फिर भी बैंक ने और एलसीज इशू करी विदाउट सफिशिएंट मार्जिन। धीरे धीरे शॉर्टफॉल बढ़ता चला गया, एलसी का अकाउंट खराब होता चला गया। इस केस में हमने एक स्पेशल रिपोर्ट भी ऊपर दी, बाद में इसकी फॉरेंसिक भी हुई, तो पता चला कि साहब जो ट्रांसपोर्टर्स के जो बिल्टी थी, सारी की सारी फेक थी, कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं था। स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर मोर देन 50% स्टॉक्स वर स्टॉक इन ट्रांजिट। ये इंडिकेशन बहुत बड़ा होता है कि साहब जो स्टॉक पार्टी काफी लंबे चौड़ा काम कर रही थी, अगर वो पार्टी एक हाई परसेंटेज दिखा रही है WIP का वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रांजिट, तो एक दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर कि समथिंग कुड गो रॉन्ग इन दिस अकाउंट। वो एक्चुअल पिक्चर को हाइड कर रहे हैं। उनके जब डेटर्स उन्होंने स्टॉक स्टेटमेंट दिखाए थे, उसको जब डीएनबी को दिया गया वेरिफिकेशन के लिए, पता चला उसमें से काफी डेटर्स ऐसे थे जो कि नॉन एग्जिस्टेंट थे, या उन्होंने अपने बिजनेस को क्लोज कर दिया था, या वो डेटर्स थे जो कि इस लाइन से कनेक्टेड ही नहीं थे जिसमें ये पार्टी डील करती थी। अब राउंड ट्रिपिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप LFAR का क्लॉज 4 सब क्लॉज 3 देखेंगे रिलेटिंग टू फ्रॉड्स, जो लास्ट ईयर ऐड किया गया है, उन्होंने इस चीज को कहा है कि आपको बिग बोरोवर्स में ये देखना है कि कहीं राउंड ट्रिपिंग तो नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द राउंड ट्रिपिंग इज। राउंड ट्रिपिंग मींस, जैसे इस केस में हमारे एलसी का डिवॉल्वमेंट हुआ, पार्टी का अकाउंट डेबिट हुआ, पार्टी के अकाउंट के बाद जो पैसा सप्लायर के अकाउंट में गया जो कि किसी और ब्रांच में था बैंक में, वहां से ये पैसा इमीडिएटली सेम डेट पे इस कस्टमर के सिस्टर कंसर्न्स के अकाउंट में पैसा आया और फिर यहां से निकल गया। वी वर एबल टू ट्रैक दिस ट्रांजैक्शन क्योंकि वो सिस्टर कंसर्न्स का करंट अकाउंट भी सिमिलर ब्रांच में ही था जहां पे हम ऑडिट कर रहे थे। दिस वी कैन कॉल इज एज राउंड ट्रिपिंग, क्योंकि अल्टीमेटली वहां से पैसा निकलता चला गया जिसको हम ट्रैक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो फिर आरटीजीएस हो गई थी। बट दिस इज द वे वी कॉल इट राउंड ट्रिपिंग। एक पैसा सप्लायर को गया, सो कॉल्ड सप्लायर को, सप्लायर से पैसा फिर सिस्टर कंसर्न को गया और सिस्टर कंसर्न से वो पैसा निकल गया। अल्टीमेटली दिस अकाउंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्रॉड अंडर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज। तो यहाँ पे हमको देखना है। इसके अलावा LFAR का अगर आप क्लॉज 5G देखेंगे, उसके अंदर उन्होंने एक चीज और कही है, 100% इंटरचेंजेबिलिटी अलाउड बाय बैंक from non-fund to fund-based after devolvement of LCs which have remained unadjusted। यहाँ भी यही था, जब सारा के सारे अकाउंट में जितनी भी LC इशू की गई थी सारे के सारे CC में डेबिट हो गई, तो उन्होंने कहा साहब हमने 100% इंटरचेंजेबिलिटी अलाउ कर दी है, मतलब नॉन फंड को फंड बेस में कन्वर्ट कर दिया और अब ये विद इन लिमिट है।
नथिंग डूइंग। आरबीआई ने स्पेशली इस बार जो है LFAR में मांगा है। ये चीजें हमें देखनी है। केस था ये हमारा साहब, एक केस और था जिसमें फॉरेंसिक में हमने देखा अच्छा एक्सपोजर था 400 करोड़ का। यहाँ पे पार्टी ने अपने अकाउंट्स को नहीं दिखाया, वी वर नॉट एबल टू क्रॉस वेरीफाई द अकाउंट्स एंड ऑल दैट। लेकिन बैंक के जो भी हमें फाइनेंशियल्स या बैलेंस शीट्स मिली, इसमें यही दिखा कि ये एक दिस वाज अ केस ऑफ क्लियर कट फ्रॉड। क्योंकि इस केस में ये दिस इज अनदर केस जो कि रिलेटेड है फर्स्ट केस से। एलसीज डिवॉल्व नहीं थी जिस पार्टी के अकाउंट में गई। एक साल बाद जब हमने उसी ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट किया तो वहां पे एक चीज हमने देखी, क्योंकि ये जिस पार्टी के फेवर में एलसी इशू होती थी जहां पैसा जाता था, उसका उस ब्रांच के अंदर सेपरेट बैंक में अकाउंट था। उसने सीसीए लिमिट भी थी, एलसी लिमिट भी थी। वी वर कंसर्न अबाउट दिस अकाउंट क्योंकि हमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वहां पे गलत लगा था, ड्यूबियस था। तो वहां के जब अकाउंट को देखा तो देखा कि साहब वो अकाउंट बड़ा खराब पोजीशन में था। फ्रीक्वेंट एलसी रिवॉल्वमेंट होती थी वहां पे भी, पार्टी के पास फंड्स की हमेशा कमी रहती थी, फ्रीक्वेंट टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट के रिक्वेस्ट होती थी, एनहांसमेंट्स होती थी, ऑन द एज रहता था हमेशा। लेकिन अगर आप उसके फाइनेंशियल्स देखिएगा, 3 साल की बैलेंस शीट देखी तो वहां पे बहुत अच्छी फाइनेंशियल्स मिले क्योंकि उसकी अच्छी टर्नओवर थी। उसके सारे डेटर्स बिलो 6 मंथ्स थे थ्रू आउट 3 ईयर्स। क्योंकि कंपनी थी उसके अंदर क्लासिफिकेशन देना था, तो ऑल डेटर्स वर बिलो 6 मंथ्स। ये एक थोड़ा सा अलार्मिंग फिगर होती है कि एक भी पैसा ऊपर नहीं था। Then we requested the AGM of this branch कि आप इसको क्रॉस वेरीफाई कराएं आरओसी की साइट पे, एमसीए की साइट पे, कि जो बैलेंस शीट इसने दी है वही आपको बैंक को दी गई है। तो अल्टीमेटली ये रिपोर्ट बैक हुआ कि उसने 3 साल से अपने रिटर्न्स जो है अब एमसीए पे फाइल नहीं करी गई है। स्टिल द बैंक वाज कंटिन्यूअसली रिन्यूइंग द अकाउंट। अब मेन प्रॉब्लम आई एलसीज की, बिकॉज वी वर कंसर्न अबाउट दिस अकाउंट। हमने देखा कि ये एलसीज इशू हुई है, यहाँ भी 15 करोड़ की एलसी इशू हुई थी फॉर परचेजिंग गुड्स by this party from some other party। जो बिल्स यहाँ पे आए थे उनको एग्जामिन किया तो देखा कि साहब वो जो बिल्स थे वो परचेज ऑफ राइस के थे। पार्टी क्या काम करती थी, वो स्टील प्रोडक्ट्स में डील करती थी, बाई कर रही थी राइस 15 करोड़ के थे। अब उसको फर्दर लिंक करना थे कि वो उसने उस पैसे को क्या किया, जो गुड्स आए हैं कहाँ गए, स्टॉक स्टेटमेंट थी। पहली बात तो देखा कि जो 15 करोड़ के बिल्स आए हुए हैं तो उसके अगेंस्ट उसने क्रेडिटर्स क्या दिखाए, 4,31,000 के क्रेडिटर्स दिखाए थे। मतलब वो जो क्रेडिटर्स होने चाहिए थे एलसी के अगेंस्ट वो उसने प्रॉपर उसको नहीं दिखाया। अगर वो दिखाता तो डीपी ऑटोमेटिकली 0 हो जाती। सेकेंडली उसने अपने डेटर्स क्या दिखाए, सिर्फ सिंगल मेरे ख्याल से उसमें एक डेटर था, वॉज ए ह्यूज अमाउंट। गूगल पे उसको ब्रांच वालों ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि साहब ये पार्टी जो है आईटी प्रोडक्ट्स में डील करती है। नाउ यू कैन लुक एट दिस होल ट्रांजैक्शन कि पार्टी स्टील प्रोडक्ट्स में डील करती है, राइस बाय कर रही है और जो बेच रही है वो आईटी प्रोडक्ट्स है। दिस इज ऑल केस ऑफ विंडो ड्रेसिंग एंड काइंड ऑफ फ्रॉड। एक केस और था जिसमें 400 करोड़ का जो है टोटल एक्सपोजर था, कंसिडर्ड एज ए फ्रॉड नाउ, जिसमें चल रहा है जो भी है। यहाँ पे फाइनेंशियल्स ने बड़ा हेल्प किया हमारे को, क्योंकि अब ये देखा कि किस तरह से अकाउंट्स जो है नीचे हो जाते हैं एकदम से और एकदम प्रॉब्लम्स आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब अकाउंट सैंक्शन हुआ तब रॉ मटेरियल कंजम्पशन टू सेल्स वाज जस्ट 67%। एनपीए जब हुआ तो अकाउंट 100%, नियर अबाउट 100%। दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग थी। पूरा अपने स्टॉक्स को वो रॉ मटेरियल कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं जब अकाउंट एनपीए हो रहा है। मतलब ना वो कन्वर्जन कॉस्ट ले रहे हैं, ना अपने कोई और किसी तरह के चार्जेस, ना अपना प्रॉफिट। जो डेटर्स जस्ट 28 लाख के थे एज ऑन डेट ऑफ सैंक्शन, 77%, 76% हो गए एज ऑन द डेट ऑफ एनपीए। और जो प्रॉफिट था जो पहले 42 करोड़ का था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया 105 करोड़ में। लेकिन वो 42 करोड़ रुपीस का भी प्रॉफिट थोड़ा सा ड्यूबियस था, क्योंकि इसके अंदर ऑडिटर ने अपने क्वालिफाई नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिखा है कि नेट प्रॉफिट जो 43 करोड़ का था, it has been, this is without considering 63 crore rupees of bad debts which had been claimed in ITR, लेकिन उसका बुक एंट्री नहीं की गई थी। तो नाउ अब ये देखिए कितना स्ट्रेंज चीज है जो कि फाइनेंस जो हमारे को बैलेंस शीट्स वगैरह बता रही हैं। प्लस कारों के अंदर उसने पार्टी ने ऑडिटर ने लिखा है कि 30 करोड़ रुपीस के ड्यूज ऐसे हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज which are undisputed and pending for more than 6 months। इसको भी नहीं देखा गया। ये सब चीजें हैं देखिए जो प्रॉब्लम्स करती हैं।
हमारे को थोड़े से कई तरह की चीजें जो कि देखेंगे, लेकिन एलसी को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल हमारे को जो है कल कोई प्रॉब्लम आए। एलसी को मिटिगेट करने के लिए रिस्क हमको यही देखना है कि सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स प्रॉपर होना चाहिए, और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एज एन ऑडिटर ठीक है, हम एग्रीकल्चर एडवांसेस भी देख रहे हैं, डिटेल भी देख रहे हैं, हम एनपीए भी कर रहे हैं, लेकिन खाली एनपीए करने से काम नहीं चलेगा। इफ यू आर फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स जहां पे आपको ये लगता है कि साहब इसके बियॉन्ड भी कुछ है, आप अपने एरिया को एनहांस करिए। नो बॉडी इज गोइंग टू टेल यू कि आपको 3 दिन में ऑडिट करना है या 4 दिन में। उस समय आपको अपने को सेव करना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है, यू कैन डेफिनेटली गो विजिट द पार्टी, चेक करिए उसके अकाउंट्स को, उसको देखिए, क्योंकि कई चीजें आपको अपने रिस्क मिटिगेशन में जो है अपने को करना है सेफगार्ड, और उसके बाद आपको देखना है कि साहब देखिए, अब कोई भी लोन अगर हम देते हैं तो वो देखिए 3 स्टेजेस से चलता है, प्री सैंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, पोस्ट सैंक्शन। बड़े लोन्स में देखिए आपका ये नहीं, आपका जिस साल के आप ऑडिट कर रहे हैं आपको लोन्स को डॉक्यूमेंटेशन भी देखना है, आपके एलएफआर में दिया गया आपको डॉक्यूमेंट्स भी देखना है, सारी चीजें करनी है जो कि आपको ऐसे कॉन्करेंट ऑडिटर भी देखनी होती है। डेफिनेटली द स्कोप विल बी लेसर, लेकिन आपको देखना है साहब, प्री सैंक्शन आपको देखनी है। अगर आपका वहां कोई लोन हो रहा है, क्या उसका केवाईसी प्रॉपर है, क्या उसकी आईटीआर ठीक है। एक बार आईटीआर को जरूर देख लीजिए। आईटीआर फेक बहुत देखी है हमने, और इसमें बहुत सिंपल सा एक तरीका ये है कि जो लास्ट 6 डिजिट्स होती हैं ई फाइलिंग के एक्नॉलेजमेंट की, दे रिप्रेजेंट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ऐसे ऐसे केसेस यहाँ तो आपको इमीडिएटली हमें 5 केसेस पीछे मिले थे जहां पे आईटीआर को मैनिपुलेट किया गया था जस्ट टू मेक दैट पार्टी एलिजिबल फॉर लोन, हाउसिंग लोन थे, जहां पे आईटीआर को मैनिपुलेट किया उन्होंने, उसके डेट ऑफ फाइलिंग वगैरह को चेंज करी, लेकिन ई एक्नॉलेजमेंट को चेंज नहीं किया नंबर को, तो वो जो लास्ट 6 डिजिट्स थे और वो जो डेट ऑफ फाइलिंग थे वो डेफर कर दी। ये देखिए कि आईटीआर वो क्या फाइल कर रहा है। आईटीआर 4 का आजकल बहुत मिसयूज हो रहा है। पार्टी ने जो है आईटीआर फाइल करी भी है आईटीआर 4, और अपनी टर्नओवर दिखा रही है बैलेंस शीट के अंदर 4 करोड़ की। ऐसा भी केस अभी पीछे देखा गया था, और उसके बेसिस पे 20% का नॉर्म्स होता है, उसके हिसाब से अच्छा खासा 1 करोड़ का लोन दे रखा था, फ्रेश लोन था। अब हम ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें पता है कि 4 करोड़ का लोन आईटीआर 4 नहीं हो सकता। पार्टी का यूजर आईडी और पासवर्ड देखा तो पता चला 56 लाख रुपीस की उसकी टर्नओवर थी वहां पे। आपको देखना है साहब, अगर ऐसा कोई केस है। पार्टनरशिप डीड अगर फर्म को दिया गया है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। 20 अप्रैल 2018 से कंपलसरी कर दिया गया है कि पार्टनरशिप डीड जो है इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। एक और आपको देखना है कि अगर कंपनी का केस है, लोन दिया गया है, इट इज मैंडेटरी कि INC 28 जनरेट होना चाहिए। जब तक INC 28 जनरेट नहीं हुआ विद इन 6 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो कंपनी ना तो कोई बिजनेस कर सकती है और ना कुछ बोरो कर सकती है। आपने देखा कि एक कंपनी है, उसको लोन दिया गया और ये लोन 2/11/18 के बाद है, लेकिन INC 28 नहीं है। दैट मीन्स दे आर वायलेटिंग द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। वो कंपनीज एक्ट का ही एक वायलेशन है। दे आर बिकॉज दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स एज सच। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपको थोड़ा सा देखना है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है नहीं है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, स्टैम्प पेपर्स उसके साथ लगे। आप देखिए कि क्या स्टैम्प पेपर की डेट क्या है, वेदर इट इज सेम डेट एंड बिफोर डेट ऑफ एक्सक्यूशन या बाद की है। 100% आप नहीं चेक कर सकते, बट कुछ सेलेक्टिव केसेस आप लीजिए, 3-4 दिन में आप 100% तो नहीं करेंगे, लेकिन जो भी अकाउंट्स आपने पकड़े हैं, क्योंकि अब आपको जो है वहां पे देना है LFAR के अंदर, आपसे मांगते हैं कि जो ये बिग अकाउंट्स है उसमें 10% आपको देख, जिनका एक्सपोजर 10% से ज्यादा है टोटल एडवांसेस का, वो आपको उस पर आपको कमेंट्स करने हैं और मोर देन 10 करोड़। सो अब वो सेलेक्टिव बात नहीं रही, यू हैव टू गो थ्रू एंड चेक अप ईच एंड एवरीथिंग लाइक दिस। डॉक्यूमेंटेशन के अलावा आपको देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें HUF पार्टनर है, ऐसा केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि HUF जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता किसी पार्टनरशिप फर्म में। This has been decided by case Rasik Lal and Company versus Commissioner of Income Tax। बैंक ने अगर कोई ऐसा दे रखा है तो डेफिनेटली इट विल बी पार्ट ऑफ योर LFAR। आप उसको ये नहीं कह सकते कि साहब हम NPA करेंगे या कुछ है, बट डेफिनेटली दिस विल बी अ वायलेशन। आपको इस तरह के वायलेशंस अगर दिखते हैं सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स में, तो यू हैव टू रिपोर्ट इन योर LFAR। पोस्ट सैंक्शन आपको देखना है कोई शेल एंटिटीज तो नहीं है जिसके थ्रू डिसबर्समेंट है। डिसबर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पैसा जा रहा है, जिस चीज के लिए लोन दिया गया है, CC के लिए लोन दिया गया है, तो वो क्रेडिटर्स को जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब वो कहीं से उसकी प्रॉपर्टी को खरीद रहा हो या गाड़ी को खरीद रहा हो, या अगर आपने जो है
कई एक्सपोर्ट लिमिट्स होती हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे पैकिंग क्रेडिट होता है, इस तरह की चीजें हैं। वो पैकिंग क्रेडिट का पैसा कहाँ जा रहा है, सैंक्शन होने के बाद, डिसबर्समेंट के बाद क्या उसके बिल्स आए हैं, आपने किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया, उसके बिल्स होने चाहिए एज ए प्रूफ ऑफ परचेज, उसका पोस्ट सैंक्शन इंस्पेक्शन ब्रांच के द्वारा होना चाहिए, उसके चार्जेस प्रॉपर होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको अपनी ब्रांच को पहले तो ये देखना है, सपोज आपके पास 3 ब्रांचेस आई हैं, किस ब्रांच पे आपको कंसंट्रेट करना है, कहाँ रिस्क फैक्टर ज्यादा है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं कुछ अकाउंट्स, अगर आपको कहीं दिखते हैं कि ये अकाउंट्स कल प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, उसके लिए आपको सेपरेट की इंडिकेटर्स, की रिस्क इंडिकेटर्स आपको देखने हैं। आप 100% अकाउंट्स नहीं चेक कर सकते विद इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अगर आपको कहीं पे अकाउंट्स दिख रहे हैं कुछ जो इंडिकेटर्स के बीच में आ रहे हैं, then you have to concentrate on them, और उसमें definitely you can seek extension because there are certain this thing gray areas जहाँ पे आपको concentrate करना है। सबसे बड़ा इंडिकेटर especially in case of CC accounts क्या है, that is operation in CC account, that is the first thing। आपने आइडेंटिफाई किए 10 अकाउंट जो कि बड़े बड़े हैं, आप ऑपरेशन इन CC अकाउंट्स अगर आप खुद सिस्टम पे देख सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप स्टेटमेंट देखिए। CSC अकाउंट बेसिकली वही अच्छा है जो फ्लक्चुएट करे। 10 करोड़ की लिमिट है, कभी वो लिमिट 2 करोड़ पे भी वो आ जाता है बैलेंस, कभी 10 करोड़ भी हो जाता है। पार्टी ने सेल करी, डेटर से पैसा आया, अकाउंट पे जमा हुआ, बैलेंस नीचे आया, पार्टी से ने आगे फर्दर परचेज किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, फिर इंक्रीज किया। कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है, अकाउंट में टर्नओवर अच्छा है, हाफ ऑफ योर रिस्क विल बी कवर्ड अगर वो CC अकाउंट ऐसा है। अगर आप देखते हैं कि CC अकाउंट में ऑपरेशन ही नहीं है, सेल परचेज तो दिख रही है बैलेंस शीट के अंदर, स्टॉक स्टेटमेंट में भी बता रहे हैं मैंने इतनी की सेल करी, लेकिन अकाउंट में ऑपरेशन नहीं है, दिस कुड बी वन ऑफ द अलार्मिंग फैक्टर। क्यों हो सकता है कि साहब, हो सकता है उसने जो है सर्कुलर ट्रेडिंग कर रखी हो, दो फर्म्स बना रखी हो अपनी सिस्टर कंसर्न, उन्हीं पे सेल परचेज करता हो, या उसने हो सकता है कहीं पे कोई और अकाउंट खोल रखा हो, करंट अकाउंट, वहां पैसा जमा करा रखा हो। यू हैव टू बी केयरफुल। अगर ऑपरेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, गो एड एंड चेक स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट में आप अगर देख रहे हैं स्टॉक इन ट्रांजिट बहुत ज्यादा है, WIP का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जो कि उसके अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस वो ठीक नहीं है। सपोज दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, दे आर प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग पेन्स, कितना टाइम लगेगा साहब पेन को बनाने में, या कोई छोटी सी चीज बना रहा है, कोई शिप बिल्डर है साल भर बन रहा है, वी अंडरस्टैंड कि उसका WIP ज्यादा होगा। छोटी सी चीज बना रहा है जो घंटों में बन सकती है, उसको वो दिखा रहा है कि मेरा WIP 30 दिन का है, वो कुछ अलार्मिंग हो सकता है। क्योंकि आप कुछ चीजें एज एन ऑडिटर और एज ए ब्रांच ऑफिसर आप WIP इमीडिएटली असेस नहीं कर सकते, आप स्टॉक इन ट्रांजिट बहुत इजीली असेस नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडर मूवमेंट है। आपको सामने स्टॉक्स दिख रहा है, पार्टी कह रहा है जी मेरा तो स्टॉक इन ट्रांजिट है, मेरे तो जो है WIP ज्यादा है। अगर कुछ परसेंटेज ज्यादा है, अकाउंट में ऑपरेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे कल प्रॉब्लम हो सकती है। ऑडिटेड बैलेंस शीट देखिए सर, ये दिस इज अ वंडरफुल इंडिकेटर। रिसेंटली आई डिड वन क्रेडिट ऑडिट, 700 करोड़ की टर्नओवर थी, 700 करोड़ का एक्सपोजर था, टोटल बैंक से लोन लिया था, 2000 करोड़ की टर्नओवर थी, 30 करोड़ 35 करोड़ का प्रॉफिट हर साल दिखा रहे थे। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में उन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया 30-32 करोड़ का, और उसके अंदर एक बहुत छोटा सा आइटम था एक्सेप्शनल प्रॉफिट, P&L के अंदर नीचे की साइड में बिलो दिस लाइन जो भी है प्रॉफिट के नीचे। अब 10 लाख था, 2000 करोड़ की टर्नओवर पे कोई खास बात नहीं थी, बैंक ने भी उसको असेस किया, कहीं नहीं ध्यान दिया, उन्होंने नोट्स ऑन अकाउंट्स को नहीं पढ़ा। नोट्स ऑन अकाउंट्स के अंदर जो ऑडिटर ने ये लिखा हुआ है, कंपनी ने डिस्क्लोज किया है कि दिस 10 लाख रुपीज 10,52,000 रिप्रेजेंट 60 करोड़ कंपनी ने एडवांस दिया था अगेंस्ट सेल ऑफ लैंड, उसके अगेंस्ट 59 करोड़ 88 लाख रुपीज उन्होंने जो है बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट अलार्मिंग, क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको 1% से ऊपर एक्सपेंसेस या इनकम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, और दूसरा ये कि कैपिटल रिसीट्स है, यहाँ पे आपका बैड डेट्स राइट ऑफ हो रहे हैं। नियरली 1/4 ऑफ द बैड डेटर्स हैव बीन रिटन ऑफ, जो कि सेपरेटली शो होने चाहिए, और अगर वो दिखाते तो ये एक ऑपरेशनल लॉस है, तो जो कंपनी का प्रॉफिट 30 करोड़ है वो अल्टीमेटली लॉस में आ जाता। This is something which should concern the bankers or auditors कि यहाँ पे कुछ something is fishy। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एडवांसेस दिखा रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, सेम फिगर चली आ रही है एडवांसेस टू सप्लायर्स पिछले 5 साल से, एंड ह्यूज अमाउंट।
ये कुछ एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कल आपके लिए दिक्कत करे। मिड टर्म्स रेजिग्नेशन से ऑडिटर्स के, तो ये एक चीज है। देन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट्स डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। यूनिट विजिट रिपोर्ट्स क्या दे रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं और आपको कहीं लग रहा है कि ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो रही है, गो अहेड एंड एनहांस योर स्कोप। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, एक केस लॉ भी डिस्कस करूंगा विच आई हैव रेड समवेयर, शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड। डेफिनेटली फॉरेंसिक में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर कॉन्करेंट और स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको ऑडिट में नहीं मिले। लेकिन देखिए ये प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं। इस पार्टी ने 3035 करोड़ रुपए के गुड्स को डैमेज किया, अपने जब अकाउंट्स पब्लिश किया और दिखाया, बैंक्स को दिया, जबरदस्त लॉस में आया, अकाउंट एनपीए हो गया। इसने 3035 करोड़ रुपए के गुड्स अपने इन्वेंट्री को जो है डैमेज दिखाया बिकॉज ऑफ पेस्ट। अब बैंक्स ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे स्टॉक स्टेटमेंट में 3514 करोड़ रुपए के पिछले साल में ऑडिटेड बैलेंस शीट थी, स्टॉक ऑडिट स्टेटमेंट में तुम डिक्लेयर कर रहे हो स्टॉक ऑडिट की, वहां भी स्टॉक्स जो है 3000 करोड़ के हैं, और ऑल ऑफ ए सडन एट द फैग एंड ऑफ द ईयर तुमने कह दिया कि सारे के सारे गुड्स डैमेज हो गए हैं। पहली बात तो इंश्योरेंस क्लेम कहाँ पर है, कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं था। देन केस वाज वन सीए फर्म वाज असाइन्ड फॉरेंसिक ऑडिट, तो उन्होंने बड़े कई सारी डैमेजिंग चीजें दी। उन्होंने डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टीज, जो कि उसने बाद में अपने बैलेंस शीट में दिखाई दी कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं, उसके बैलेंस शीट को ड्रॉ किया, डाउनलोड किया एमसीए की साइट से, कंपेयर किया इस बोरोवर अकाउंट से। ह्यूज डिफरेंसेस मिले परचेजेस में 26 करोड़ रुपीस के, सेल्स में डिफरेंस मिले 23 करोड़ से, क्रेडिटर्स में डिफरेंसेस मिले। पेमेंट कंपनी ने दिखा रखे थे 12 करोड़ के एक सिंगल वेंडर को, जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउनलोड किया साइट से तो पता चला उसकी टोटल सेल ही 73 लाख है। तो ये सारी चीजें देखिए धीरे धीरे पिक्चर में आई तो पता चला एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो इस तरह से हमें, ठीक है नॉर्मल कोर्स में ये तो सब चीजें फॉरेंसिक में आती हैं, लेकिन नॉर्मल कोर्स में जब हम कॉन्करेंट या स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं और हम सिस्टम में देख रहे हैं कि इस पार्टी के कुछ अर्ली वार्निंग्स, हर एक इस तरह के अकाउंट्स की कोई ना कोई अर्ली वार्निंग होती है। अगर आपको ये चीजें दिख रही हैं, कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं, गो अहेड, बिसाइड्स मेकिंग दैट अकाउंट एनपीए, एनहांस करिए और देखिए कहीं पे कहीं इसके अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं है एज सच। सो दीज आर थिंग्स जो कि है रिटेल लोन्स, और हमने इसको चेक कर ही लिया है। So with that, I would like to hand over my session. In case there is any question, you can go ahead. और ये मेरा contact detail है. You can always call me or send me an email for any of the queries. Thanks a lot, and I now hand over this session to. ठीक है सर. Thank you, Akesh sir, for the knowledgeable session. You very well mentioned the do's and don'ts while conducting the bank audit, and also the provisions regarding loans to agriculture sector. Now we are opening up for the questions and answer session. Any questions, please come up. Before that, I take up this question of Ravi Gupta ji. In case of agriculture advance, same day cash deposit and withdrawal is allowed or not? Definitely, it is allowed as such. No problem. Nobody has barred any farmer or anyone to deposit the cash or withdraw it on the same date as such. But you have to check up कि यहाँ पे कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि simply जो है bogus या fictitious entry हो as such. ये that is the thing. कोई और query हो तो you can go ahead with that. Any other query? Also, sir, we would like to get your PPT so that we can have more knowledge and keep it with ourselves. No problem. I'll send it. All right. But somebody will have to give the WhatsApp number so that I could send it on that WhatsApp number. Sure, sir. I'll connect you personally. कोई query नहीं, nothing. Actually, people are not in the mind of bank audit as such. तो जब एक बार allotment हो जाती है तब जोश बढ़ता है. Correct. All right, then let's wind up. Thank you, Akesh sir. Thank you so much for your time, and thank you so much for providing us so much about the bank audit, and especially on the do's and don'ts and the list that we have while doing it. Thank you, everyone, for joining in.
एक